रॉयल फैमिली का आखिरी बेटा नोआ पैदा होता है, जो किंग के 13 इंपेरियल प्रिंस में से एक है। जैसे वो अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि एक प्यारी सी औरत उसकी तरफ देख रही है और वो सोचता है कि क्या ये उसकी माँ है या कोई मेड। पर उसे समझने का मौका मिलता उससे पहले ही एक दाढ़ी वाला बुढ़ा आदमी उसके पास आ जाता है, जो असल में उसके फादर और किंग होते हैं, और वो उसे ऊपर से नीचे तक चेक करते हैं। किंग कहते हैं कि नोआ अपनी माँ पर गया है और उसकी माँ तुरंत शर्मा जाते हैं और कहती है कि उसकी आंखें बिल्कुल किंग जैसी है। तब अचानक एक कोर्ट मैजिशियन आता है और उसे बहुत संभाल कर अपनी बाहों में उठाता है और किंग को बताता है कि नोआ की वाटर मैजिक बहुत ज्यादा हाई है। किंग खुशी से हंस पड़ता है और कहता है कि जब नोआ बड़ा होगा तो उसे साउथ किंगडम की जमीन दी जाएगी, जहाँ ज्यादातर वाटर मैजिशियंस के क्लैन रहते हैं, ताकि वो उन पर राज कर सके। फिर किंग कोर्ट मैजिशियन को कहते हैं कि नोआ के स्टेट्स भी चेक करे, पर जैसे ही स्टेटस रिवील होते हैं पूरा कोर्ट चुप हो जाता है और किंग भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाता। कोर्ट का एक आदमी चिल्लाता है कि एक मिरेकल है और बाकी लोग भी वही कहने लगते हैं। नोआ कंफ्यूज हो जाता है और अपने स्टेट्स खुद चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसके पास SS रैंक वाटर मैजिक है, जो अभी तक किसी ने नहीं देखा था, और पैदा होते ही मिलना तो और भी इम्पॉसिबल है। उस दिन के बाद 6 साल बीत चुके हैं और नोआ अब बड़ा हो चुका होता है। उसने धीरे धीरे मीरस किंगडम के बारे में सीख लिया होता है, जहाँ उसके फादर राज करते हैं और जहाँ कई सदियों से शांति बनी हुई है। लोग बिना किसी लड़ाई के आराम से रह रहे होते हैं। किंग लोगों के बीच काफी पॉपुलर है और यहाँ तक कि उसके बेटों को भी आम लोग या फिर नोबल्स काफी पसंद करते हैं। लेकिन नोआ किंगडम के पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि पिछले 6 सालों में उसने अपने बारे में एक सीक्रेट जान लिया होता है जो किसी को नहीं पता। वो अपने सबऑर्डिनेट्स का एक्सपी एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब जितनी ज्यादा मेज उसके पास होंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि जबकि बाकी लोग एक टाइम के बाद और ताकतवर नहीं बन सकते, नोआ बिना किसी लिमिट के लेवल अप कर सकता है और दुनिया का सबसे पावरफुल मेज बन सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। आगे हम देखते हैं कि उसकी मेज उसके लिए बिल्कुल लॉयल होते हैं और बात करते हैं कि सिर्फ 6 साल की उम्र में भी नोआ एक बड़े आदमी जैसा बिहेव करता है। थोड़ी देर बाद वो ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग रूम में जाता है और सोचता है कि अभी उसके एबिलिटीज और स्किल्स लिमिटेड है, क्योंकि वो भी छोटा है, पर अगर वो ट्रेनिंग करता रहा तो वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा और अपने बड़े भाइयों को भी पीछे छोड़ देगा। तभी एक सुंदर सी मेज जिसका नाम एवलिन होता है उसे बताते हैं कि क्राउन प्रिंस और फोर्थ प्रिंस दोनों उसे मिलने आए हैं। वो गेस्ट रूम में जाता है और झुककर अपने बड़े भाइयों का स्वागत करता है, क्राउन प्रिंस एल्बर्ट और फोर्थ प्रिंस हेनरी का। एल्बर्ट ठंडी नजरों से नोआ से पूछता है कि वो कहाँ था, जबकि हेनरी प्यार से उसे ग्रीट करता है। एल्बर्ट कहता है कि नोआ फ्यूचर में एक अच्छा राजा बनेगा और कहता है कि वो उसके लिए एक तोहफा लाया है। वो ताली बजाता है और तुरंत एक नौकर एक छोटा सा कॉफिन उठा कर लाता है, जिसमें से डरावनी औरा निकल रहे होते हैं। नोआ को समझ नहीं आता कि ये कैसा अजीब सा तोहफा है। एल्बर्ट अपने नौकर को कॉफिन खोलने का ऑर्डर देता है। जैसे ही कॉफिन खुलता है, मरे हुए लोगों जैसे एक डार्क एनर्जी पूरे कमरे में फैल जाते हैं और नोआ तलवार को घूरते हुए सोचता है कि उसने अभी क्या महसूस किया। एल्बर्ट उसे कहता है कि तलवार को एक बार चला के देखे। बेचारा नोआ वो तलवार को टच नहीं करना चाहता, पर अपने बड़े भाई का गिफ्ट होने की वजह से वो मना भी नहीं कर सकता। वो स्वॉर्ड को संभाल कर उठाता है, चाहे वो उसके छोटे से शरीर के लिए काफी बड़ी होती है। एल्बर्ट मुस्कुराता है और कहता है कि उसे पता था नोआ ये कर पाएगा, और फिर बताता है कि ये स्वॉर्ड वाटर मेजेस के लिए खास तौर पर बनाई गई है और इसका नाम लेविएथन है। वो ये भी बताता है कि उससे पहले 120 से ज्यादा लोगों ने इस स्वॉर्ड को पकड़ने की कोशिश की थी, पर दुख की बात है कि कोई जिंदा नहीं बचा। ये सुनकर नोआ डर जाता है और तलवार ऑलमोस्ट गिरा देता है, पर हेनरी उसे कहता है कि चिंता ना करे, क्योंकि अगर स्वॉर्ड ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया होता तो वो टच करते ही मर चुका होता। इसके बाद एल्बर्ट और हेनरी वहाँ से चले जाते हैं। नोआ झुककर उनका सम्मान करता है और अपने मन में सोचता है कि ये घटिया क्राउन प्रिंस, जो दुख की बात है कि उसका अपना भाई है, उसने बिना किसी वजह के इतना खतरनाक चीज उसके हाथ में दे दिया। अभी मर जाता तो क्या होता, अबे मैं मेन कैरेक्टर हूँ, एनीमे ही खत्म हो जाता। पर वो जानता है कि अगर उसने ये बात जोर से बोल दी तो वो वैसे भी मारा जाएगा। शाम को जब नोआ सोने की तैयारी कर रहा होता है, वो नोटिस करता है कि उसकी एक मेड काफी टेंशन में लग रही है। वो पूछता है कि क्या वो ठीक है। मेड, जिसका नाम जोई होता है, पहले थोड़ा हिचकिचाती है, पर जब नोआ बार बार पूछता रहता है तो वो घुटनों पर बैठ जाती है और बताती है कि उसके गांव में बाढ़ आ गया है और सब कुछ बह गया है। उसका परिवार भूखा है और वो शहर के उन खतरनाक जगहों में काम ढूंढने जाने का सोच रही है, ताकि पैसा कमाकर अपने परिवार की मदद कर सके। नोआ उसे चुप रहने को बोलता है और कहता है कि वो उसकी पर्सनल मेड है और वो उसे इतने समय के लिए नहीं जाने दे सकता। वो उसे बताता है कि अपनी माँ को यहाँ महल में ले आए और वो उसे गेट कीपर की जॉब देगा और हर महीने 5000 रूपए सैलरी देगा। जो ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि उसने ऐसा कोई काम तो कभी नहीं सुने और इतनी ज्यादा सैलरी
सैलरी तो भाई यहाँ के वॉचमैन को नहीं मिलता। नोआ उसे बोलता है कि इन सब बातों की चिंता न करे और साथ ही बताता है कि किंगडम के पश्चिम हिस्से में एक खाली घर है जहाँ वो अपनी माँ के साथ रह सकती है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं तुम्हें एक जबरदस्त ऐप के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है हिप्पोविक्पी, जो तुम्हारी किसी भी खराब क्वालिटी की वीडियो को एकदम 2K या 4K रिजोल्यूशन तक ले जा सकता है। सिंपली वीडियो एनहांसर पे क्लिक करो, अपने शॉर्ट्स या वीडियोस को अपलोड करो, उसके बाद कोई सा भी AI मॉडल सिलेक्ट करके उसको एक्सपोर्ट कर लो और बूम, तुम्हारा एनिमे एक्सप्लेन वीडियो एकदम 4K क्वालिटी में रेडी हो चुका है दोस्तों। इसमें और भी कई सारे फीचर्स है, जैसे तुम किसी भी ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो को कलरफुल बना सकते हो या फिर किसी भी इमेज या प्रॉम्प्ट टाइप करके उसको वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे सारा कुछ इन्फो दिया हुआ है, तो एक बार जरूर से चेक कर लेना। हाँ, ज़ोई अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाते और रोने लगते हैं। तब डायलन, जो उसका बटलर है, बाहर आता है और नोआ से पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए। नोआ उससे पूछता है कि क्या उसे ज़ोई के गांव में आए बाढ़ के बारे में पता है और उसे कहता है कि उस जगह में जितनी जमीन हो सके सब खरीद ले। पर डायलन कंफ्यूज हो जाता है कि वो इतने जमीन का करेगा क्या, लेकिन नोआ उससे कहता है कि उन लोगों को बचाना जरूरी है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो कोई और वहाँ कब्जा कर लेंगे और बच जाएंगे। डायलन ये सुनकर हैरान हो जाता है। नोआ पूछता है कि क्या हुआ और डायलन बोलता है कि वो इस बात से हैरान है कि नोआ हर एक सिचुएशन को बिल्कुल एक एक्सपीरियंस आदमी की तरह कैसे हैंडल कर लेता है, जबकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ देखा भी नहीं। नोआ अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता है, जहाँ उसने काफी चीजें देखा था, लेकिन वो ये बात किसी को बता नहीं सकता। डायलन बताता है कि उसके हिसाब से पूरे जमीन की कीमत लगभग $70 मिलियन होगी, जिसे सुनकर ज़ोई हैरान हो जाते हैं। नोआ को भी पता होता है कि ये बहुत बड़ी रकम है। उसके सारे नौकर मिलकर भी साल भर में लगभग $80,000 से कमा पाता है। उसके पास खुद लगभग $50 मिलियन है, जो कैपिटल के टैक्सेस और भाइयों से तोहफे के तौर पर मिले हैं, पर फिर भी 20 मिलियन कम पड़ जाता है। नोआ डायलन से पूछता है कैपिटल के दक्षिण हिस्से में जो उनकी जमीन है उसके बारे में और कहता है कि उन्हें वो जमीन बेचनी पड़ेगी। डायलन हैरान हो जाता है और नोआ को मना करता है क्योंकि वो जमीन उसके फादर का तोहफा है और उसे बेचना रॉयल फैमिली का बड़ा अपमान होगा। नोआ बोलता है कि इन सब की टेंशन न ले, वो बाद में अपने फादर से बात कर लेगा। उसे ये भी पता है कि जो नोबेल ज्यादा कुछ शो ऑफ नहीं करता उसे पब्लिक पसंद करते हैं, जो फ्यूचर में काम आ सकता है। डायलन झुककर सैल्यूट करता है और कहता है कि वो सब तैयारियां कर लेगा। अगली सुबह नोआ अपनी मेज के साथ उस जमीन को चेक करने जाने के लिए रेडी होता है। तभी फोर्ट प्रिंस हेनरी उसे बुला लेता है। नोआ तुरंत उसके पास जाता है और लेट होने के लिए माफी मांगता है, पर हेनरी कहता है कि कोई बात नहीं और पूछता है कि नोआ असल में कहाँ जा रहा है। नोआ बताता है कि 200 नाम का एक जगह पूरी तरह से बाढ़ में तबाह हो चुका है और वो वहाँ जमीन खरीदना चाहता है। हेनरी उस तलवार को नोटिस करता है जो एल्बर्ट ने दिया था और पूछता है कि क्या नोआ इसे वहाँ इस्तेमाल करने वाला है। नोआ कहता है कि वो तो बस इसे अपनी सुरक्षा के लिए साथ ले जा रहा है, इसे चलाने का उसका कोई इरादा नहीं है। हेनरी उसे लोगों की नजर से दूर ले जाता है और बताता है कि वो उस तलवार को लेकर अभी भी थोड़ा परेशान है, इसीलिए उसने थोड़ी रिसर्च की और पता चला कि स्वर्ड का अपना दिमाग है और सिर्फ उसी को फॉलो करती है जिसे वो अपना असली मास्टर मान लेता है। नोआ को वो विजन याद आता है जहाँ उसने पहले लोगों को ये तलवार ट्राई करते देखा था और उसे समझ आता है कि ये स्वर्ड एक भयंकर बीस्ट जैसे है, जिसे कंट्रोल करने के लिए उसे अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। हेनरी उसे सावधान रहने को बोलता है और सलाह देता है कि बिना जरूरत पड़े तलवार यूज ना ही करे, क्योंकि उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है कि ये स्वर्ड उसकी जान भी ले सकती है, जैसे पहले कई लोगों की ले चुकी है। इस वार्निंग के बाद नोआ दोस्तों के लिए निकल पड़ता है और वहाँ की तबाही देखकर हैरान हो जाता है। वो डायलन को कहता है कि आसपास कोई गवर्नमेंट ऑफिस ढूंढे और जमीन के कागजात का पता करे। फिर वो ज़ोई के साथ गाँव के अंदर जाता है ताकि उस पूरे जगह को अच्छे से जांच कर सके। वो देखता है कि लोग खाना लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और ये देखकर उसे थोड़ा अच्छा लगता है, पर जैसे वो खुद उस खाने को टेस्ट करता है उसकी खुशी गायब हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि यहाँ का गवर्नमेंट इतना दुबला है और वो उस ऑफिसर को ढूंढने वाला होता है, लेकिन किस्मत से तभी वो ऑफिसर लॉर्ड गैरिल वहाँ आता है। नोआ सोचता है कि शायद वो इस घटिया खाने के बारे में कुछ करेगा, पर उल्टा वो अपना नाक बंद करके खाने को देखता है और कहता है कि ये ठीक है। हेड कुक गैरिल को बताता है कि उसका खाना महल में रखा है और गैरिल निकल पड़ता है। नोआ ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और सीधा उससे सामना करता है। वो गैरिल को एक भद्दा और बेकार इंसान बोल देता है जो उसकी ईगो पर लगता है। गैरिल गुस्से में अपनी तलवार निकाल लेता है। नोआ भी तुरंत लेविएथन स्वॉर्ड को बुलाता है, उम्मीद करता है कि वो उसकी मदद करे। स्वॉर्ड हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ जाता है। पहले नोआ को लगता है कि स्वॉर्ड आराम से उसका कहना मानेगी, पर फिर उसे उसकी असली ताकत का एहसास होता है जब वो उसकी कंट्रोल से निकलकर उसे अपनी डार्क एनर्जी से जलाने लगते हैं। पर नोआ पीछे नहीं हटता और पूरी कोशिश करके स्वॉर्ड पर कंट्रोल पा लेता है और फाइनली उस लेजेंडरी तलवार का मास्टर बन जाता है। इसके बाद गैरिल के पास जीतने का कोई चांस नहीं होता। नोआ उसका अटैक ब्लॉक करता है और फैसला करता है कि लोगों को धोखा देने की सजा सिर्फ मौत होती है। एक ही हमले में वो गैरिल का सर अलग कर देता है, जिससे सब हैरान हो जाता है। गार्ड्स तुरंत उन्हें घेर लेते हैं, पर नोआ वो तलवार जमीन पर मार देता है, जिससे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है
और सब डर जाता है। इस हंगामे से नाइट रोएन वहाँ आ जाता है, जो हाल ही में उस जगह का मैनेजर बना होता है। वो नोआ को पहचान लेता है और घुटनों पर बैठ जाता है। नोआ रोएन से कहता है कि सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि सब लोगों को अच्छा खाना मिले। रोएन अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और तुरंत काम पर लग जाता है। बाद में नोआ को कैपिटल बुलाया जाता है उसके फादर के पास। वो सोचता है कि शायद उसे डांट पड़ेगी, पर उल्टा किंग उसकी तारीफ करता है कि उसने सही वक्त पर सही फैसला लिया। वो फिर से नोआ के स्टैट्स चेक करता है जो पहले से बढ़ चुके होता है। किंग नोआ को शुक्रिया बोलता है और कहता है कि उसे फ्यूचर में भी किंगडम को चलाने में उसकी मदद चाहिए होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ कैपिटल की तरफ निकलता है क्योंकि कुछ मेट्स ने उसे बताया था कि वह एक पॉपुलर सिंगर परफॉर्म करते हैं। वो एक थिएटर में जाता है जहाँ वो एलिशा नाम की सिंगर को देखता है और उसकी परफॉर्मेंस एंजॉय करता है। लेकिन तब अचानक कुछ गुंडे बीच में आ जाते हैं और थिएटर का मालिक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उनका लीडर उसे धक्का दे देता है और एलिशा को याद दिलाता है कि उसके फादर का कर्जा अभी भी बाकी है। वो कहता है कि सिर्फ गाने से पैसे कमाना काफी नहीं होगा, इसलिए वो गलत तरीके से काम करवाने का सजेशन देता है ताकि पैसा निकाला जा सके। लेकिन नोआ उन्हें रोक देता है और समझाता है कि माँ बाप के कर्जे चुकाने के लिए बच्चों से गलत काम करवाना कानून के खिलाफ है। उनका लीडर नोआ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ लेविएथन से अपना बचाव कर लेता है। वो लोग बदला लेने की धमकी देते हैं और भाग जाते हैं। नोआ मालिक से कहता है कि अगर वो फिर से आए तो उन्हें उसके पास भेज देना, और फिर एलिशा से उसके कर्जे के बारे में पूछता है। एलिशा बताती है कि कर्जा काफी ज्यादा है क्योंकि वो अपने माँ के इलाज के लिए पैसे देते हैं। नोआ उसे ऑफर देता है कि अगर वो गाना गाती रहे तो हर महीने उसे $25 मिलेगा, और जब वो इम्प्रूव करेगी तो उसकी सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी। एलिशा खुशी खुशी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नोआ अपने महल वापस आता है और देखता है कि वो गुंडे बाहर खड़े हैं क्योंकि वो अपने स्वभाव के लिए माफी मांगना चाहते हैं। लेकिन नोआ एवलिन को ऑर्डर देता है कि उन्हें वापस भेज दो क्योंकि एक प्रिंस से जब चाहो तब मिलना पॉसिबल नहीं होता। हेनरी भी उसे बताता है कि उसने सही फैसला लिया। वो समझाता है कि प्रिंस को ऐसे बदमाशों से दूर रहना चाहिए क्योंकि इससे उनके रॉयल स्टेटस पर असर पड़ता है। लेकिन नोआ बताता है कि उसके पास एक और वजह भी है। वो हेनरी को अपने कमरे में बुलाता है और उसे एलिशा के बारे में बताता है। वो चाहता है कि गुंडे ये सोचे कि वो उनसे गुस्सा है ताकि वो एलिशा को अकेला छोड़ दे। हेनरी इम्प्रेस हो जाता है कि नोआ इतने आगे तक सोच सकता है और कहता है कि उनके बाकी भाई जो उसकी उम्र के आसपास है इतने होशियार नहीं है। लेकिन नोआ सोचता है कि एक्सपीरियंस के साथ साथ वो भी सीख जाएंगे। हमें पता चलता है कि सभी प्रिंस की माँ अलग अलग है और जिनकी माँ सेम होती है वो ज्यादा क्लोज होते हैं। लेकिन हेनरी कहता है कि वो लेविएथन के बारे में बात करना चाहता है। वो पूछता है कि नोआ उसे कैसे यूज करता है, तो नोआ तलवार को निकाल कर दिखाता है और बताता है कि वो उसे अपने कपड़ों के अंदर छुपा सकता है क्योंकि स्वॉर्ड ने उसे अपना साइज कंट्रोल करना सिखा दिया है। रात को गुंडे अभी भी नोआ से मिलने के लिए वेट कर रहे होते हैं, लेकिन उनका लीडर गुस्सा हो जाता है और नोआ को बुलाने लगता है। तो नोआ लेविएथन की पावर से उसे डरा देता है जिससे वो घबरा जाता है। अबे चुपचाप रह, मरवाएगा क्या। नोआ एक आदमी से मिलता है जिसका नाम रेडॉक है, जो उसे नोबल से भरे एक कमरे में ले जाता है और सब उसे 13 प्रिंस के रूप में पहचान लेते हैं। रेडॉक उसे तलवार के बारे में पूछता है जो उसके पास है, तो नोआ बताता है कि ये उसके बड़े भाई का गिफ्ट है और सब लोग इसे कीमती खजाने की तरह देखने लगता है। एक आदमी सोचता है कि ये सिर्फ एक खिलौना है, लेकिन सब लोग उसे घूरने लगता है तो वो शर्मिंदा हो जाता है। लेविएथन गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर रिलीज करके सब पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन नोआ उसे रोक लेता है और सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पा रहा है। नोबल्स अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। एक आदमी जिसका नाम बायरन है बताता है कि वो अपनी बेटी के साथ आया है, लेकिन नोआ समझ जाता है कि वो एडॉप्टेड है और कहता है कि वो सिर्फ उसके स्वभाव से ही पहचान गया क्योंकि उसे लगता है कि वो पहले किसी मजबूरी वाली सिचुएशन से आई है। आदमी इम्प्रेस हो जाता है कि नोआ ने सही गैस किया और बताता है कि उसने उसे पहले खरीदा था लेकिन बाद में अडॉप्ट कर लिया क्योंकि वो हर काम जल्दी सीख लेते हैं। नोआ को उनकी स्टोरी मजेदार लगता है और कहता है कि वो उन्हें अपने महल में इनवाइट करेगा ताकि उनसे और बात कर सके। लेकिन जब वो वहाँ से जाते हैं तो बाकी नोबल्स जेलस हो जाते हैं क्योंकि नोआ ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नोआ रेडॉक को बताता है कि एक और वजह भी था जिससे उसे पता चला कि वो एडॉप्टेड है। जैसे वो लेविएथन की पावर रिलीज करता है, लड़की तुरंत रिएक्ट करती है। वो समझाता है कि अगर वो सही में एक नोबल की बेटी होती तो वो घबरा जाते, पर हाँ जब भी तलवार की पावर रिलीज होती है वो उस खतरे को महसूस कर लेते हैं और बायरन को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन नोआ एक प्रिंस ऑस्कर से मिलता है जो उसे ट्रेजर हंटिंग के लिए इनवाइट करता है और वो कोबल्ट स्ट्रीट जाते हैं जहाँ किंगडम के अलग अलग हिस्सों से लाई गई कीमती चीज मिलती है। ऑस्कर बताता है कि इनमें से ज्यादातर फेक होती है और कहता है कि एक नोबल को असली खजाना पहचानना आना चाहिए, तो वो लोग देखना शुरू करते हैं। ऑस्कर को कुछ मजेदार सा नहीं मिलता, लेकिन नोआ एक अजीब सी किताब देखता है और उसे 3 कॉइन्स में खरीदने का फैसला कर लेता है। ऑस्कर को एहसास होता है कि वो एक लीजेंडरी सोर्सरर का ग्रीमोयर है और कहता है कि एक असली खजाना है जो बहुत ज्यादा कीमत में बिक सकता है। वो पूछता है कि नोआ को कैसे पता चला। नोआ कहता है कि उसे खुद पता नहीं था, बस जब उसने बुक को टच किया तो उसकी विन मैजिक बढ़ गई, इसीलिए उसने उसे खरीद लिया। नोआ अपनी स्वॉर्ड से
उसे हिट करने वाला होता है, क्योंकि उसे पता है कि सिर्फ वही चीज है जिनके पास अपनी विल होती है उसके स्टेट्स चेंज कर सकते हैं। मतलब किताब के अंदर कोई सोल होनी चाहिए। तब किताब से डार्क एनर्जी निकलती है और उस मैजिशियन की सोल बाहर आती है जो उसमें सील थी। ऑस्कर भागने के बारे में सोचता है क्योंकि वो जानता है कि ये जादूगर विंड मैजिक का मास्टर है, लेकिन नोआ लेविथन के पानी से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑस्कर हैरान होता है कि उस पूरे जगह में कुछ भी डैमेज नहीं हुआ, तो नोआ बताता है कि उसने अटैक ऊपर की तरफ एम किया था और ऑस्कर इम्प्रेस हो जाता है कि नोआ इतनी जल्दी फैसला ले पाया। एक व्यापारी जिसका नाम एलन है नोआ से मदद मांगता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि उसके पास जो आइटम है वो असली खजाना है या नहीं। वो उन्हें अपनी दुकान में ले जाता है और एक रिंग दिखाता है। कहा जाता है कि जब भी इसका असली मालिक सामने आएगा तो ये रिंग अपने असली रूप में आ जाएगी, लेकिन उसने बहुत लोगों को दिखाया और कभी कुछ नहीं हुआ, इसलिए उसे लगा कि ये बेकार है और उसने कई बार इसे हटाने की कोशिश की, लेकिन ये हर बार वापस उसके दुकान में आ जाते हैं। इसीलिए उसे लगता है कि इसमें कुछ स्पेशल है और ऑस्कर नोआ से कहता है कि पहन कर देखो। नोआ रिंग पहनता है और रिंग तुरंत उसे अपना नया मालिक मान लेता है और एक आर्मर सूट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। नोआ देखता है कि इसने उसके स्टेट्स चेंज नहीं किए, मतलब इसके पास अपनी विल नहीं है, और वो एलन को बताता है कि वो इसे खरीदना चाहता है, लेकिन ऑस्कर खुद पे करता है और नोआ से कहता है कि इसे मेरी तरफ से तोहफा समझकर रखना। इसके बाद हम नोआ को देखते हैं जब वो ऑस्कर के गाड़ी से नीचे उतरता है, लेकिन अचानक गुंडों का लीडर उस पर अटैक कर देता है, तो नोआ अपनी रिंग का यूज करके अपना बचाव करता है और गाड़ी का ड्राइवर उस गुंडे को गिरा देता है। नोआ सोचता है कि वो अभी तक हार क्यों नहीं मान रहा। तब ऑस्कर उससे पूछता है कि उसने अटैक को ब्लॉक कैसे किया। नोआ समझाता है कि ये रिंग उसे अपने आप प्रोटेक्ट करती है जब भी उसे खतरा महसूस होता है, क्योंकि उसने इसे लेविथन से लिंक किया हुआ है। उसके बाद नोआ वापस थिएटर जाता है जहाँ वो एलिशा का परफॉर्मेंस देखता है, लेकिन फिर से कुछ आदमी आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि वो दोनों चाहते हैं कि एलिशा उनके साथ डेट पे चले। नोआ अपने स्वॉर्ड का यूज करके उन्हें रोक देता है, जिससे वो भाग जाता है और थिएटर का मालिक उनके हरकतों के लिए माफी मांगता है। नोआ उसे कहता है कि ऐसे लोगों को आने ही मत देना, लेकिन ओनर बताता है कि बिजनेस चलाने के लिए उसे कस्टमर्स चाहिए होता है, तो नोआ ऑफर देता है कि वो पूरे थिएटर को $1000 में खरीद लेगा। ओनर खुशी खुशी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और एलिजा सोचते है कि वो नोआ के इस मेहरबानी के लिए कैसे शुक्रिया अदा करे, तो नोआ उसे कहता है कि बस गाती रहो क्योंकि उसे उसका गाना पसंद है। वो जानता है कि उसमें पोटेंशियल है, इसलिए वो फ्यूचर में राजा को उसका परफॉर्मेंस दिखाना चाहता है और उसे कहता है कि तब तक पूरी तरह गाने पर फोकस करे। फिर वो अपनी सीट पर वापस जाता है और उसके जबरदस्त परफॉर्मेंस का मजा लेता है, सोचते हुए कि कैपिटल के बाकी खजाने उसके सामने कुछ भी नहीं है। हम नोआ को उसके कमरे में देखते हैं जहाँ उसकी मेज बताती है कि कोई मेहमान आया है, तो वो उन्हें अंदर आने को कहता है। वो होल्जॉय के गवर्नर जनरल से मिलता है जिसका नाम डेट है, जिसे राजा ने होल्जॉय के पानी को कंट्रोल करने के लिए भेजा था ताकि उस जगह में बाढ़ न आए, लेकिन नोआ समझ जाता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हमें पता चलता है कि पूरे एल्मेरिया किंगडम में सिर्फ होल्जॉय ही एक ऐसी जगह है जहाँ चावल उगाया जाता है और वो एक बड़ी सी नदी के पास है, लेकिन कभी कभी बाढ़ की वजह से मुसीबत आ जाती है, इसलिए राजा ने डेट को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का आदेश दिया था। नोआ पूछता है कि अब तक सोल्यूशन क्यों नहीं निकला, तो डेट बताता है कि किंगडम से पैसे नहीं मिल रहे क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बहाने बना रहे हैं। नोआ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हेड मैवरिक के पास जाता है और पूछता है कि उसने डेट को पैसे क्यों नहीं दिया। मैवरिक समझाता है कि होल्जॉय ने टैक्स नहीं भरे क्योंकि राजा ने पिछले साल बाढ़ की वजह से उन्हें टैक्स भरने से मना कर दिया था, इसीलिए उसे लगता है कि उनके पास अभी भी काफी पैसे होंगे। वो कहता है कि उन्हें वही पैसा इस्तेमाल करना चाहिए, कैपिटल के पैसों की क्या जरूरत है, लेकिन नोआ मैवरिक को कहता है कि वो उसे बच्चा समझ के फुसला नहीं सकता क्योंकि वो जानता है कि होल्जॉय के पास उस हादसे के बाद कोई पैसा नहीं बचा। वो समझाता है कि राजा ने टैक्स भरने से इसलिए मना किया था क्योंकि वो लोग उस समय इतनी कीमत भरने की हालत में ही नहीं थे, और वो मैवरिक को कहता है कि सच बताओ। तब मैवरिक बताता है कि वो होल्जॉय को पैसा इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि किंगडम को राजा का दूसरा घर बनाने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन नोआ कहता है कि ये उनके देश के लोगों के लिए अन्याय है। वो मैवरिक को बताता है कि वो राजा का नाम यूज करके लोगों को उनका हक नहीं दे रहा और धमकी देता है कि अगर पैसे सही समय पे नहीं मिले तो वो राजा को रिपोर्ट करेगा। इस पर मैवरिक अपने आदमियों को तुरंत होल्जॉय के लिए पैसे देने का ऑर्डर देता है। डैड हैरान रह जाता है कि नोआ ने बिना कुछ किए ही मैवरिक को झुकने पर मजबूर कर दिया। डैड होल्जॉय वापस चला जाता है ताकि वो जल्द से जल्द वार को कंट्रोल करने का अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सके। तभी एक आदमी नोआ को बताता है कि राजा उससे मिलना चाहता है। नोआ महल लौटता है जहाँ राजा मैवरिक के मामले को हैंडल करने के लिए उसकी तारीफ करता है। नोआ कहता है कि उसने बस वही किया जो उसे सही लगा, लेकिन राजा जानता है कि ऐसे घटिया लोगों से डील करना मुश्किल होता है और वो इम्प्रेस होता है कि नोआ ने ये सब सिर्फ 6 साल की उम्र में कर लिया। राजा को यकीन ही नहीं होता कि नोआ लेविथन का मास्टर बन गया है क्योंकि उसे इस तलवार के असली इतिहास के बारे में पता है, लेकिन वो सोचता है कि नोआ को तलवार चलाना सिखाना चाहिए, इसीलिए वो नोआ को किंगडम के सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन दामियन से मिलवाता है और कहता है कि नोआ को उससे ट्रेनिंग लेनी चाहिए, लेकिन पहले वो नोआ की ताकत टेस्ट करना चाहता है। वो अपने स्वॉर्ड निकाल कर नोआ को कहता है कि अटैक करो। नोआ
लड़ने के लिए रेडी होता है, लेकिन अचानक लेविएथन की कुछ पुरानी यादें उसके दिमाग में आ जाती है। वो डेमियन पर हमला करता है। डेमियन उसका अटैक ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ एक टेक्निक यूज करके उसकी तलवार को गिरा देता है। नोआ जानता है कि वो लेविएथन की पावर की वजह से जीता और डेमियन हार मान लेता है और राजा को बताता है कि उसके पास नोआ को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो उसके लेवल का नहीं है। राजा समझ जाता है कि नोआ एक जीनियस स्वर्ड्समैन है, इसलिए वो फैसला करता है कि नोआ को नाइट सिलेक्शन एग्जाम का जज बनाया जाए और कहता है कि ये काम उसके लिए परफेक्ट है। वो टास्क कंप्लीट करने का वादा करता है और हमें पता चलता है कि पूरे किंगडम से फाइटर्स एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि वो अच्छे वॉरियर्स बनना चाहता है। किंगडम के हर एक जगह से सबसे बेस्ट फाइटर्स चूज किए जाएंगे प्रिलिमिनरी राउंड के जरिए, जो कैपिटल में आकर फाइनल राउंड के लिए फाइट करेंगे और जो चैंपियन बनेगा वो एक नाइट मतलब एक सिपाही बनने के काबिल हो जाएगा। नोआ सोचता है कि उसे एग्जाम में सबसे बेस्ट फाइटर सिलेक्ट करना चाहिए ताकि उसके स्टेट्स भी इम्प्रूव हो जाए। डेमियन बताता है कि कंपटीशन कैसा होगा वो नोआ के हाथ में है, तो नोआ अपने फादर से कहता है कि प्रिलिमिनरी राउंड हटा दी जाए, क्योंकि वो सारे फाइटर्स को कैपिटल में ही जज करना चाहता है। उसके बाद जोई नोआ को अपने गाँव दोस्तों के बारे में बताते हैं, जो हर साल सिर्फ एक ही फाइटर भेजता है, क्योंकि आने जाने का खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नोआ चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा फाइटर्स पार्टिसिपेट करे, तो वो उनके खर्चे उठाने का वादा करता है और दाइलन को कहता है कि कैपिटल में जितने भी घर ऐसे ही बेकार पड़े हैं उनको खरीद ले और व्यापारियों से बात करे, क्योंकि कैंडिडेट्स आने वाले हैं। नोआ बायरन से बात करता है और पूछता है कि उसकी सर्विस इतनी सस्ती क्यों है। बायरन बताता है कि उसने नोआ को डिस्काउंट दिया है क्योंकि वो 13 प्रिंस है, लेकिन नोआ जानता है कि बायरन झूठ बोल रहा है, क्योंकि व्यापारी लोग अपनी फूटी कौड़ी नहीं छोड़ते। तो वो बायरन से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। बायरन हैरान होता है कि नोआ ने उसकी बात समझ ली और बताता है कि उसे पहले से एम्प्लॉयमेंट एग्जाम में मदद चाहिए, क्योंकि वो चाहता है कि राजा एक ऐसी लड़की को हायर करे जिसे वो जानता है। नोआ वादा करता है कि वो उस लड़की को हायर करेगा, लेकिन सिर्फ तब जब उसे वो पसंद आएगी। बायरन वादा करता है कि वो एक ऐसी लड़की भेजेगा जो नोआ के सोच से भी ज्यादा शानदार होगी। फिर वो नोआ से परमिशन मांगता है कि क्या वो अपनी दुकान पर नोआ का क्रेस लगा सकता है, क्योंकि वो अपना स्टेटस बढ़ाना चाहता है। तो नोआ समझ जाता है कि बायरन असल में उसका सबऑर्डिनेट बनना चाहता है और उसे चेतावनी देता है कि ये सब तो ठीक है, पर अगर उसने धोखा देने की कोशिश की तो वो मौत के लिए तड़पेगा। उस शाम हम देखते हैं कि नोआ गाड़ी से कहीं जा रहा होता है और उसे पता चलता है कि बायरन को सबऑर्डिनेट बनाने के बाद उसके स्टैट्स इंप्रूव हो गए हैं, लेकिन अचानक उसे दिखता है कि उसकी वाटर मैजिक कम हो गई है। तो वो सोचता है कि एल्मेरिया में जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी। वो राजा के पास जाता है और बताता है कि एल्मेरिया मुसीबत में है और राजा पूछता है कि नोआ को कैसे पता चला। तभी अचानक एक नौकर राजा को कुछ खबर देता है। राजा समझ जाता है कि नोआ सही कह रहा है, क्योंकि एल्मेरिया में लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो गई है और वो नोआ से पूछता है कि क्या उसे पता है ये लड़ाई कितनी बड़ी है। नोआ सोचता है कि उसके स्टेट्स कितने चेंज हुए हैं और राजा को बताता है कि फिलहाल ये लड़ाई छोटी होगी। राजा बताता है कि वो सही है, क्योंकि लगभग 5000 विद्रोही है। वो नोआ से पूछता है कि क्या वो उनसे डील करना चाहता है, लेकिन नोआ जानता है कि सोल्जर्स उसकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी लड़ाई को लीड करने के लिए बहुत छोटा है। वो सोचता है कि उसका बड़ा भाई उन विद्रोहियों के खिलाफ लड़ सकता है। राजा पूछता है कि वो किसको रेकमेंड करेगा। नोआ कहता है कि हेनरी सही रहेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा समझदार है अपने भाइयों में। उसके बाद नोआ हेनरी के साथ गाड़ी में चलने लगता है, लेकिन लेविएथन को अचानक खतरा महसूस होता है, तो नोआ ड्राइवर को रुकने को कहता है। वो जानता है कि कोई उसे टारगेट कर रहा है और वो हेनरी को इन सब झमेलों में घसीटना नहीं चाहता, तो वो गाड़ी से जंप करता है, लेकिन अटैकर्स उसे वाटर मैजिक से ट्रैप कर देते हैं। वो उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ खुद को छुड़ा लेता है और सोचता है कि वही अल्मेरिया के विद्रोही है, क्योंकि वो भी वाटर मैजिक यूज करता है। वो उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ उन्हें आसानी से हरा देता है और उनका लीडर हैरान होता है कि वो एक बच्चे से हार गए। हेनरी इम्प्रेस हो जाता है कि नोआ ने उन्हें हरा दिया। नोआ बताता है कि वो लोग अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसने सिर्फ लेविएथन की हल्की सी पावर यूज करके उन्हें बेहोश किया है। अगले दिन नोआ बायरन से बात करता है और उसे बताता है कि एल्मेरिया में लड़ाई चल रही है, लेकिन उसे ये बात सीक्रेट रखने को कहता है। वो जानता है कि वो लोग घोड़े पर सवार होकर लड़ाई करने में माहिर है, इसलिए वो बायरन को आदेश देता है कि एल्मेरिया में घोड़ों को खिलाने के लिए जितने भी सामान है वो सब खरीद ले, ताकि उनके घोड़े भूखे रह जाए। बायरन सोचता है कि ये प्लान कमाल का है और वादा करता है कि वो तुरंत इस काम में लग जाएगा। और नोआ सोचता है कि इससे हेनरी के लिए फाइट करना और इजी हो जाएगी। राजा बताता है कि जो विद्रोही उन्होंने पकड़े थे उनसे काफी जानकारी हाथ लगी है और ये भी समझ जाता है कि उन्होंने नोआ को किडनैप करने की कोशिश की थी, क्योंकि वो उसके बदले पैसे लेना चाहते थे। राजा नोआ की तारीफ करता है कि उसने उन्हें हराया और ये भी कहता है कि विद्रोही के घोड़ों का खाना गायब करने का आइडिया कमाल का था। तब नोआ राजा को बताता है कि असल में एल्बर्ट ने उन विद्रोहियों को भूखा रखने का आदेश दिया है, लेकिन नोआ जानता था कि इससे एल्मेरिया के लोगों के खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए उसने फैसला किया कि वो लोगों को नहीं बल्कि उनके घोड़ों को भूखा रखेगा। राजा मान जाता है कि नोआ बहुत होशियार है। वो नोआ को इनाम देने का फैसला करता है, एक तलवार उसके क्रेस्ट के नाम पर। ये सबसे बड़े इनामों में से एक होता है, क्योंकि ये एक सच्चे वॉरियर की निशान होती है और
सिर्फ राजा ही इसे क्रेस्ट में ऐड कर सकता है। इसके बाद बायरन नोआ को विद्रोही के लीडर के बारे में बताता है और कहता है कि वो ऐसा इंसान है जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। एवलिन बताती है कि गेट पर एक घायल आदमी है। नोआ उससे मिलने का फैसला करता है। वो आदमी बताता है कि वो एल्मेरिया का ऑफिसर है। वो नोआ को उन विद्रोहियों के हमले के बारे में बताता है और कहता है कि वो इसमें शामिल नहीं हो पाया, इसीलिए वो वहाँ से भागकर नोआ को इन्फॉर्म करने आया है। बायरन जानता है कि ये रिपोर्ट अब बेकार है क्योंकि नोआ सब पहले से जानता है, लेकिन फिर भी वो आदमी का शुक्रिया करता है और एवलिन को उसके चोटों को ठीक करने का ऑर्डर देता है। नोआ उस आदमी को 5000 रूपए इनाम देने का फैसला करता है। बायरन हैरान होता है और पूछता है क्यों, उसने ऐसा क्या कर दिया भाई? नोआ कहता है कि वो आदमी अपनी वफादारी के लिए इस इनाम का हकदार है। बाद में जोई नोआ के ऑफिस की तरफ आते हैं, लेकिन नोआ नोटिस करता है कि वो घबराई हुई लग रही है। वो उसे सब कुछ बताते हैं कि कुछ विद्रोहियों ने उसके खाने में जहर मिलाने के बदले उसे 5000 रूपए दिया है। नोआ समझ जाता है कि उनका प्लान उसे सोते वक्त पकड़ने का था। जोई कहते हैं कि वो कभी उसे धोखा नहीं देगी क्योंकि नोआ ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वो रो पड़ती है और बताते हैं कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो विद्रोही उसे मार देंगे। नोआ उसकी वफादारी के लिए उसे 5000 रूपए इनाम देता है। वो उसके सम्मान के लिए शुक्रिया करते हैं। फिर नोआ उसे एक जरूरी काम देता है। देखो जोई, उन गुंडों से ड्रग लेने के बाद तुम मुझे उनके हवाले कर देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। और हाँ, तुम वहाँ रुकना मत, तुरंत भाग जाना और छुप जाना कहीं पे, नहीं तो वो तुम पर भी हमला कर सकते हैं। बाद में नोआ एक गाड़ी में उठता है और समझ जाता है कि उसे किडनैप कर लिया गया है। वो अपने रिंग का इस्तेमाल करके खुद को आजाद करता है और लेविएथन को निकाल कर उसे अपनी यादें दिखाने को कहता है। उसे पता चलता है कि गुंडे उसे ले गए हैं और जोई टाइम पर भाग गए थे। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा होता है और फिर वो उन गुंडों के सामने आता है। वो लोग सोचते हैं कि वो शायद इसलिए बच गया क्योंकि रस्सियाँ थोड़ी कमजोर थी और वो लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक बच्चा है। नोआ उनमें से एक को गिरा देता है और उनका मजाक उड़ाता है कि वो सिर्फ छोटे मोटे लोग हैं। सब अपनी तलवारें निकाल कर उस पर एक साथ हमला करते हैं, लेकिन वो आसानी से सबको हरा देता है। वो जोई को नाइट्स के साथ देखता है। जोई नोआ के लिए इतनी परेशान थे कि उसकी मदद के लिए नाइट्स को साथ लेकर आए और माफी मांगते हैं उसकी बात न मानने के लिए। नोआ समझ जाता है कि वो उसे बचाने आए हैं, लेकिन वो सब हैरान होते हैं कि नोआ ने अकेले ही उन गुंडों को हरा दिया। वो कैप्टन को ऑर्डर देता है कि वो सबका ध्यान रखे। जब वो एक आदमी को उठाता है, उसके तलवार जमीन पर गिर जाते हैं। नोआ सबको उस तलवार से दूर रहने को कहता है क्योंकि वो जानता है कि वो श्रापित है। वो महसूस करता है कि उस तलवार में काली शक्तियाँ भरी हुई है और समझ जाता है कि वो लेविएथन का इस्तेमाल करके इन गुंडों के लीडर को ढूंढ सकता है। वो अपने डार्क मैजिक से हमला करता है जो आसमान को चीरते हुए सीधा जाकर लीडर के सर को काट देता है। अगले दिन राजा को सब पता चलता है और वो नोआ की तारीफ करता है कि उसने गुंडों के लीडर को खत्म कर दिया। हमें पता चलता है कि लीडर के मरने के बाद एल्मीरिया में गुंडों के हमले थम गए थे और हेनरी के सामने कोई मुकाबला नहीं रहा। सब लोग महल में इकट्ठा होते हैं जहाँ राजा फैसला करता है कि उन गुंडों को क्या सजा देनी चाहिए। वो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देना चाहता है क्योंकि उन्होंने नोआ के खिलाफ जाने की हिम्मत की, लेकिन नोआ उन्हें रोकता है और कहता है कि उन्हें कानून के अनुसार सजा दी जानी चाहिए। वो राजा को याद दिलाता है कि उनके राज्य में विद्रोहियों के लिए अलग तरह की सजा है और कहता है कि अगर राजा खुद कानून तोड़ देगा तो लोग उस पर सवाल उठाएंगे। राजा नोआ की बात मानता है, लेकिन कहता है कि वो गुंडों को फिर भी इतने आसानी से तो जाने नहीं देंगे। वो कानून के मुताबिक ही उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। नोआ भी सोचता है चलो ठीक है, अब राजा हो भाई, करो जो करना है। राजा अपने मंत्री नोइजल को ये सब संभालने का ऑर्डर देता है। सब लोग नोआ की तारीफ करते हैं कि इतनी कम उम्र में नोआ इतना समझदार है। राजा भी फैसला करता है कि वो नोआ को एक टाइटल देगा क्योंकि वो चाहता है कि नोआ के बारे में पूरे राज्य को पता चले, इसलिए वो उसे वाइस प्रिंस का टाइटल देता है और कहता है कि काश वो पहले पैदा हुआ होता। सब लोग उसके लिए चेयर करते हैं। फिर राजा उसे पूछता है कि वो नाइट सिलेक्शन एग्जाम को कैसे जज करेगा। नोआ कहता है कि उसके पास एक प्लान है। वो सब बाहर जाता है और नोआ अपने नौकरों को ऑर्डर देता है कि उस पर वाटर मैजिक से हमला करे और वो अपने रिंग का इस्तेमाल करके खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। वो राजा को कहता है कि कंपटीशन में वो पार्टिसिपेंट से अपने ऊपर अटैक करवाएगा और उन्हें जज करेगा इस बात पर कि वो उसके कितने करीब पहुंच जाते हैं। राजा को यह आइडिया पसंद आता है क्योंकि इसे जज करना आसान हो जाएगा, लेकिन वो कहता है कि ये थोड़ा रिस्की है क्योंकि अगर किसी ने उसका डिफेंस तोड़ दिया तो नोआ को चोट लग सकता है। नोआ कहता है अरे टेंशन मत लो पिताजी, कुछ नहीं होगा मुझे। इसके बाद राजा नोइजल से कहता है कि नोआ बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और वो जानता है कि लेविएथन में भयंकर शक्तियाँ है। वो अपने नौकर क्रूज को ऑर्डर देता है कि लेविएथन का असली सील लेकर आए। हमें पता चलता है कि कहानियों के मुताबिक ये सील कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजा मानता है कि नोआ लेविएथन की फुल पावर हैंडल कर सकता है। नाइट सिलेक्शन एग्जाम शुरू होता है और हमें पता चलता है कि ये पूरे राज्य का सबसे बड़ा कंपटीशन है क्योंकि इस देश में सभी लोग वॉरियर्स बनने का सपना देखते हैं, लेकिन इतिहास में पहली बार एक प्रिंस हेड जज बना है, इसलिए सब लोग उसे देखने के लिए एक्साइटेड है। एक पार्टिसिपेंट अपनी पूरी ताकत से नोआ पर हमला करता है, लेकिन नोआ की रिंग उसे प्रोटेक्ट करते हैं और उस आदमी की तलवार टूट जाते हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग समझ आते हैं कि कोई भी नोआ को छू तक नहीं पा रहा। ब्रूस कहता है कि इस साल का एग्जाम पिछले सालों से एकदम हटके होगा। राजा सोचता है कि नोआ कौन सा फाइटर चूज करेगा। एक आदमी अपने फायर मैजिक से नोआ
नोआ पर हमला करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। नोआ देखता है कि दिन खत्म होने वाला है और वो निराश होता है क्योंकि अब तक उसे एक भी अच्छा सा वॉरियर नहीं मिला। आखिरी पार्टिसिपेंट एक लड़की होती है जिसका नाम शर्ली है। वो नोआ की डिफेंस तोड़ देते हैं और उसके हाथ पर चोट लग जाता है। वो तुरंत माफी मांगते हैं, पर गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। सबको लगता है कि अब उसे सजा दी जाएगी, लेकिन नोआ गार्ड्स को उसे छोड़ने का ऑर्डर देता है और कहता है कि वो टेस्ट पास कर चुके हैं। नोआ शार्ली से उसके आर्मर के बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि ये उसके परिवार में कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। वो पूछते हैं क्या उसे नोआ को चोट पहुंचाने के लिए सजा दी जाएगी, लेकिन नोआ कहता है कि उसने उसे अटैक करने को कहा था, इसलिए कोई सजा नहीं होगी। फिर वो उसे कहता है कि वो अपना अटैक दोबारा करे जो पहले उसने किया था। शर्ली तलवार लेकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन नोआ अपने रिंग से उसका अटैक ब्लॉक कर देता है। वो हैरान होते हैं कि इस बार वो उसे तोड़ क्यों नहीं पाए। नोआ समझाता है कि इस बार वो अपनी फुल पावर इस्तेमाल कर रहा है और वहाँ तो वो सिर्फ उसका टेस्ट ले रहा था। वो कहता है कि उसे ऐसे वॉरियर नहीं चाहिए जो एक प्रिंस को चोट पहुँचाने के बाद डर से अपनी शक्तियों को रोक ले, और वो मानता है कि शर्ली एक बेहतरीन वॉरियर बनेगी क्योंकि उसने उसे चोट पहुँचाने के बाद भी हमला किया। शर्ली वादा करते हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी उसकी सेवा करेगी। नोआ देखता है कि वो थोड़ा ज्यादा ही वफादार बन रही है, लेकिन वो ये भी समझ जाता है कि उसने उसके स्टेट्स को काफी बूस्ट कर दिया है। डॉक्टर उसके पास आता है और उसका ट्रीटमेंट करता है। शर्ली हैरान होते हैं कि इतनी छोटी से घाव को भी इतने अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, और बताते हैं कि उसके गांव में तो डॉक्टर ही नहीं है। नोआ पूछता है कि फिर वो लोग अपने बीमार या घायल लोगों का इलाज कैसे करता है। वो बताते हैं कि वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर भी कहता है कि गरीब गाँवों में ये सारी चीजें कॉमन होता है। नोआ जानता है कि डॉक्टर बनने का सबसे आसान तरीका है किसी बड़े डॉक्टर के स्टूडेंट के रूप में एक्सपीरियंस जमा करना। इसलिए वो शर्ली से कहता है कि वो अपने गांव के सबसे होशियार लोगों को ले आए ताकि वो इस डॉक्टर से सीख सके। वो वादा करता है कि जितना भी खर्चा होगा वो संभाल लेगा, क्योंकि वो चाहता है कि उसके गांव में भी डॉक्टर हो। शर्ली इस मदद के लिए उसका शुक्रिया करते हैं, लेकिन नोआ कहता है कि उसे भी थोड़ा मैनर सीखना होगा क्योंकि उसे ठीक से झुककर सम्मान करना भी नहीं आता, और ये वॉरियर बनने के लिए काफी जरूरी चीजें हैं। अगले दिन शर्ली और जोई मेज को नोआ के बारे में बात करते सुनते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि नोआ किसे चूज करेगा। शर्ली उन्हें याद दिलाते हैं कि वो भी सिर्फ 6 साल का है, लेकिन मेज कहते हैं कि बाकी राजकुमारों की शादी 15 साल से पहले हो जाते थे। हमें पता चलता है कि महल के आसपास के दुकानों में लड़कियां इकट्ठा हो रही है ताकि वो नोआ को पटा सके। वो सोचते हैं कि जोई उसे पसंद करती है, लेकिन जोई शर्मा कर कहते हैं कि ये सच नहीं है। वो जानते हैं कि जोई कुछ दिनों से मैजिक सीख रही है और सोचते हैं कि वो उसके पास रहना चाहते हैं, लेकिन जोई बताते हैं कि वो सिर्फ खुद को थोड़ा सुधारना चाहते थे ताकि जरूरत के समय नोआ के काम आ सके, और वो उसके नौकर बनकर ही खुश है। इसके बाद एक नाइट नोआ को सिलेक्शन एग्जाम का रिपोर्ट देता है और कहता है कि इस बार बहुत बेहतरीन वॉरियर सिलेक्ट हुए हैं, सिर्फ नोआ के जजमेंट की वजह से। नोआ डॉक्यूमेंट साइन करता है और शर्ली को ऑर्डर देता है कि वो नाइट को बाहर तक छोड़ाए। जब नाइट जाने लगता है, शर्ली झुककर उसका शुक्रिया करते हैं कि वो नोआ से मिलने आया, पर वो कहता है कि इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों नाइट्स है। वो समझ जाता है कि नोआ ने उसे ये काम इसलिए दिया ताकि वो उसे सीख सके। शाम को एलिशा एक पार्टी में परफॉर्म कर रहे होते हैं और बायरन नोआ को बधाई देता है कि उसने सिलेक्शन एग्जाम में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन नोआ उसे कहता है कि वो बस पार्टी एंजॉय करे और गेस्ट से मिले। ये सब बकवास बातें बाद में भी हो सकता है। जोई नोआ को एक लेटर देते हैं जो उसके नाम पर आया होता है और बताते हैं कि जो आदमी उसे लेकर आया वो तुरंत भाग गया, इसलिए वो सोचते हैं कि ये कोई जरूरी या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। नोआ लेटर पढ़ता है और समझ आता है कि एल्मेरिया में कुछ विद्रोही फिर से दंगे मचाने लगे हैं। वो ये भी समझ आता है कि जिसने भी ये लेटर भेजा है वो छुपकर काम कर रहा है। वो सोचता है कि वही सिपाही होगा शायद जो उसे चुपके से नोआ को एल्मेरिया में चल रहे हादसों के बारे में बताने आया था। जोई भी सोचते हैं कि उस आदमी को लगा होगा कि उसकी पहले वाली खबर बेकार साबित हुए थे क्योंकि नोआ ऑलरेडी सब जानता था, इसलिए उसने दोबारा इन्फॉर्म किया। लेकिन नोआ जानता है कि अगर विद्रोहियों को उसके बारे में पता चल गया तो वो मर सकता है। वो जानता है कि हेनरी अभी भी एल्मेरिया में है, इसलिए वो उससे मदद मांगने का फैसला करता है ताकि इन हादसों को परमानेंट तरीके से खत्म किया जा सके। कुछ समय बाद नोआ एक और लेटर पढ़ता है और पता चलता है कि हेनरी ने उस आदमी को ढूंढ लिया है, लेकिन वो बहुत बुरी हालत में है क्योंकि विद्रोहियों ने उसे पकड़ने के बाद उस पर अत्याचार किया था। नोआ खुद को दोष देता है क्योंकि अगर उसने हल्के में नहीं लिया होता तो ये सब रोका जा सकता था। वो जोई को ऑर्डर देता है कि एल्मेरिया को मैसेज भेजे कि जितना भी खर्चा पानी होगा वो सब उठाएगा, लेकिन वो आदमी मरना नहीं चाहिए, उसे किसी भी हालत में बचाना होगा। नोआ बाजार जाता है एक तोहफा खरीदने के लिए ताकि वो हेनरी का शुक्रिया कर सके उसकी इतनी मदद करने के लिए। दुकानदार उसे एक सुंदर ग्लास का स्टैचू दिखाता है और बताता है कि एक बहुत ही फेमस कलाकार ने बनाया है और दुनिया में अब ऐसे 2 ही स्टैचूज बचे हैं। नोआ उसे 10,000 रुपए में खरीदने का फैसला करता है। तभी ऑस्कर वहाँ आता है और स्टैचू को पहचान लेता है। वो बताता है कि उसके पास वो दूसरा वाला स्टैचू है। अचानक नोआ वो दुकान वाला स्टैचू तोड़ देता है, जिससे सब हैरान हो जाता है। वो दुकानदार को कहता है कि टेंशन न ले, वो पैसे फिर भी देगा। वो उसे कहता है कि ये अफवाह फैला दे कि दूसरा स्टैचू टूट गया है और अब दुनिया में सिर्फ एक ही स्टैचू है। ऑस्कर समझ जाता है कि नोआ ने इसलिए किया ताकि उसके पास जो स्टैचू है उसकी कीमत बहुत बढ़ जाए और उसकी होशियारी देखकर वो इम्प्रेस हो जाता है। ऑस्कर के जाने के बाद नोआ दुकानदार से कहता है कि वो
कोई और तोहफा चूज करेगा। दुकानदार कहता है हाँ हाँ जरूर, मेरे पास ढेर सारी कीमती चीजें हैं। घर वापस आते हुए शर्ली कहते हैं कि वो समझ गए कि नोआ ने स्टैचू क्यों तोड़ा, लेकिन उसका मानना है कि उसे वो संभाल कर रखना चाहिए था बजाय तोड़ने के, क्योंकि वो एक खजाना था। वो शर्ली से कहता है कि वो सिर्फ एक मूर्ति था और समझाता है कि उसके लिए असली खजाना उसके दोस्त, उसके नौकर और उसका परिवार है, और वो कहता है कि शर्ली भी उनमें से एक है। ये सुनकर शर्ली समझ जाती है कि नोआ दूसरे राजकुमार जैसा नहीं है, वो अपने लोगों से काफी प्यार करता है, इसलिए वो फैसला करती है कि वो पूरी जिंदगी उसका साथ देगी। 6 साल बाद नोआ अब 12 साल का हो चुका होता है और एक नई मेड गीगी से बात कर रहा होता है। गीगी हैरान होती है कि पिछले एक हफ्ते से लोगों की लाइन लगी हुई है जो उसे तोहफा देने आ रहे हैं। नोआ कहता है कि ये सब बहुत झमेला है, लेकिन एवेलिन उसकी मदद करती है सब कुछ मैनेज करने में। हमें पता चलता है कि नोआ अब मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में जा रहा है, जहाँ हेनरी मिनिस्टर है। हेनरी नोआ को बताता है कि उन्हें पश्चिम दिशा में कुछ गुंडों को पकड़ने का ऑर्डर मिला है और राजा चाहता है कि हेनरी अपनी सेना भेजकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करे। वो पूछता है कि नोआ नाइन्थ रेस के बारे में क्या सोचता है, जो इस मिशन को लीड करने वाला है। नोआ जानता है कि वो एक कमाल का सैनिक है, लेकिन अचानक वो उससे पूछता है कि उसके टीम में अभी कितने सैनिक है। ये सुनकर रेस घबरा जाता है और तुरंत माफी मांगने लगता है। हेनरी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। नोआ समझाता है कि एक सेना दल में कितने सैनिक होते हैं उस हिसाब से सरकार हर महीने पैसे भेजता है। अगर सैनिक ज्यादा होते हैं तो ज्यादा पैसे भेजेंगे और कम होते हैं तो कम। लेकिन अक्सर जनरल मतलब उस सेना दल का जो लीडर है वो एक्स्ट्रा पैसा खाने के लिए आसपास के दुकानदार और दूसरे लोगों को भी सैनिक के रूप में रजिस्टर करा देते हैं, ताकि उनके नाम का जो पैसा है वो खुद हड़प सके। हेनरी ये सुनकर गुस्सा हो जाता है, लेकिन नोआ कहता है कि उतना भी गलत नहीं है, क्योंकि एक तरफ से हम दूसरे राज्यों को ये दिखावा कर सकते हैं कि हमारे पास मान लो 1 लाख आदमियों की सेना है, चाहे असल में हो या ना हो, इससे उन पर दबाव बना रहेगा। पर खैर नोआ रेस से पूछता है कि उसके पास सच में कितने सैनिक है। रेस बताता है कि उनके पास लगभग 2000 सैनिक है। नोआ उसे पैसे देता है ताकि वो अपने सैनिकों को अच्छे से रख पाए और कहता है कि वो एक्स्ट्रा पैसे भी रख सकता है, लेकिन अगर वो नाकामयाब हुआ उन गुंडों को रोकने में तो उसका सर अलग हो जाएगा। बाद में हेनरी नोआ से काफी इम्प्रेस होता है कि उसने सिचुएशन को कितने अच्छे से हैंडल किया, लेकिन हमें पता चलता है कि नोआ ने आज तक एक भी जंग नहीं लड़ा, इसलिए वो अभी भी लेवल 1 पर है। असल में ज्यादातर प्रिंस जन्म के कुछ दिन बाद ही मर जाते हैं। लोग सोचते हैं कि वो बीमारी से मरे, लेकिन असलियत में उन्हें दूसरे लोग जहर देकर मार देते हैं ताकि भविष्य में उन्हें रोकने वाला कोई न रहे। इसलिए अब राजकुमारों को प्रोटेक्ट किया जाता है और बड़े होने तक उन्हें युद्ध में जाने की परमिशन नहीं होती जब तक राजा डायरेक्ट ऑर्डर न दे। हेनरी सोचता है कि शायद अब नोआ को एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तभी अचानक एक लड़की उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है। वो मदद की भीख मांगते हैं। नोआ देखता है कि कुछ आदमी उन स्लेव बच्चों का पीछा कर रहे हैं। नोआ उन आदमियों को रुकने को कहता है, ओए तुम लोग जरा डॉक्यूमेंट्स दिखाना दो, क्योंकि उनके देश में बिना परमिशन के स्लेव्स रखना इलीगल है। वो लोग उसे कहते हैं कि वो अपने काम से मतलब रखे। तब नोआ अपने तलवार निकालता है और आसानी से सबको गिरा देता है। सब लोग उसकी स्किल्स देखकर हैरान हो जाते हैं। वो लड़की की मदद करता है। तभी एक और आदमी वहाँ आता है। वो कहता है कि वो प्रिंस गिलबर्ट के लिए काम करता है और नोआ को कहता है कि वो इन सबको जाने दे, पर हेनरी उस आदमी को पहचान नहीं पाता। नोआ उसे भी मार देता है और कहता है कि वो फेक है जो गिलबर्ट का नाम यूज कर रहा है। वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि उन सबको गिलबर्ट के ही पास ले जाया जाए ताकि वो खुद तय करे कि इनके साथ क्या करना है। बाद में नोआ समझाता है कि उसने उन्हें इसलिए जिंदा छोड़ा क्योंकि हो सकता है वो सच में गिलबर्ट के लोग हो, लेकिन फिर भी उन्हें मारना तो जरूरी था ताकि लोगों को ये ना लगे कि उनके राज्य में इलीगल काम किया जा सकता है। हेनरी उसके सोच से इम्प्रेस होता है। रात को डिनर के दौरान नोआ को गिलबर्ट की तरफ से मैसेज मिलता है कि वो आदमी लोग सही में फेक थे जो उसका नाम यूज कर रहे थे। वो उन्हें जेल भेजने वाला था, लेकिन डर के मारे वो खुद ही अपनी जान ले बैठे। नोआ समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। हेनरी भी मानता है कि गिलबर्ट अंदर ही अंदर काफी इलीगल चीजों में शामिल है, लेकिन नोआ कहता है कि नॉर्मल है क्योंकि गिलबर्ट सबसे पहला राजकुमार होने के बावजूद सिंहासन पर नहीं बैठ सकता क्योंकि वो राजा का असली बेटा नहीं है, इसीलिए अपने भरास निकालने के तरीके ढूंढ रहा है। इसके बाद नोआ उन बच्चों को बताता है कि वो अब आजाद है, लेकिन वो समझ आता है कि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। वो डायलन को ऑर्डर देता है कि वो उन्हें अपने पास रख ले। लड़की पूछती है क्या वो उन्हें खरीद रहा है, लेकिन नोआ कहता है बिल्कुल नहीं, तुम लोग आजाद हो और जब मन करे जा सकते हो, क्योंकि उसके लिए अपनी प्रजा बहुत प्यारी है। अगले दिन वो एवेलिन को अपने नौकर वाले काम से हटा देता है और एल्मेरिया के हिस्से में उसे ऑफिसर बनने का ऑफर देता है। हमें पता चलता है कि एल्मेरिया इतना बड़ा है कि नोआ खुद सब कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए वो अलग अलग जगहों में एक एक ऑफिसर अपॉइंट करता है। वो एवेलिन से कहता है कि वो उसकी सबसे होशियार मेड है और उसे महल में नौकर बना के रखना शोभा नहीं देता। एवेलिन कहते हैं कि वो उसके साथ ही रहना चाहती है, लेकिन नोआ कहता है कि वो ऑफिसर के रूप में भी अच्छा काम करेगी। वो कहता है कि ये उसके लिए एक तोहफा है क्योंकि इतने सालों से वो उसकी सेवा करती आई है और एवेलिन खुशी से इसे एक्सेप्ट कर लेती है। चार्ली कहते हैं कि नोआ लोगों का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से करता है, जो फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट से बिल्कुल अलग है, लेकिन नोआ उसे सावधान करता है कि कुछ बातें ऐसे खुले में नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद नोआ राजा से मिलता है, जो उससे खुश होता है कि उसने गिलबर्ट को बदनाम होने से बचाया। नोआ समझ जाता है कि गिलबर्ट ने खुद ही इस हादसे के बारे में बता दिया ताकि वो मासूम लगे। राजा सोचता है कि अगर वो नोआ की जगह होता
तो क्या करता। मंत्री मजाक में कहता है कि अगर कोई राजा पर हमला करता तो वो अभी तक जिंदा नहीं रहता और सब लोग हंस पड़ते हैं। लेकिन नुआ कहता है कि वो गलत है। अगर राजा भेष बदल कर शहर में घूमे और तब उन पर कोई हमला करे फिर इस केस में राजा की ही गलती मानी जाएगी। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि उसने मंत्री की बात को गलत साबित कर दिया। नुआ खुद सोचता है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन राजा हंसता है और बताता है कि उसने मंत्री के साथ बैठ लगाई थी कि नुआ कानून के मामले में कितना स्ट्रिक्ट है। नुआ पूछता है ये सब तो ठीक है पर मेरा परीक्षा क्यों लिया जा रहा है इतने लोगों के सामने। तब राजा अनाउंस करता है कि नुआ अब नया मिनिस्टर ऑफ जस्टिस होगा। नुआ अपने इस नए पोजीशन को एक्सेप्ट करके अपने ऑफिस की तरफ बढ़ता है। वहाँ वाइस मिनिस्टर विनी उसे अच्छे से समझाने लगता है कि अब से उसे क्या क्या करना होगा। वो बताता है कि सबसे पहले हमारे राज्य में जितने भी कोर्ट है उन सबको एकजुट करके रखना होगा और दूसरा कैपिटल में जितने भी केस चल रहे हैं उन सब की खबर रखनी होगी और जरूरत पड़े तो उनका जज भी बनना पड़ सकता है। इससे नुआ समझ जाता है कि वो शायद अब एक हेड जज की तरह है। वो विनी से पूछता है क्या तुम रिश्वत लेते हो? टेंशन मत लो, तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी, तो सच बता सकते हो। विनी मान लेता है कि हाँ कभी कभी, पर मेरा उतना कोई शौक नहीं है। लेकिन बाकी ऑफिसर्स उससे 10 गुना ज्यादा लेते हैं। वो बताता है कि वो सीरियस केसेस में रिश्वत नहीं लेता क्योंकि फिर बाद में उसी की जान को खतरा हो जाता है। वो सिर्फ उन केसेस में रिश्वत लेता है जो दोनों तरफ जा सकता है। लेकिन नुआ उसे 5,000 रूपए देता है उसकी सच्चाई के लिए और कहता है कि अगर वो रिश्वत लेना बंद कर दे तो उसे हर महीने पैसे मिलते रहेंगे। विनी ये देखकर हैरान हो जाता है लेकिन कहता है कि उसे पैसे की जरूरत नहीं है और वो रिश्वत लेना अब से बिल्कुल बंद कर देगा। नुआ श्योर नहीं होता कि वो उस पर भरोसा कर सकता है या नहीं, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसके स्टेट्स बढ़ गए हैं, इसलिए वो सोचता है कि वो उस पर भरोसा कर सकता है। इसके बाद नुआ ऑस्कर के साथ ड्रिंक करता है। ऑस्कर उसे बधाई देता है कि वो इतिहास का दूसरा राजकुमार है जो एक मिनिस्टर बना है। लेकिन नुआ पूछता है कि उसे ये वाली पोजीशन ही क्यों दी गई। ऑस्कर कहता है शायद राजा को सही लगा होगा, लेकिन नुआ को कुछ और ही वजह लगता है। वो बताता है कि एक टाइम पर उनका पूरा राज्य बर्बादी के कगार पर आ गया था। ऐसा इसीलिए क्योंकि पहले सबसे बड़ा राजकुमारी राजा बन सकता था, मतलब जो सबसे पहले जन्मा होगा, फिर उसके बाद दूसरे की बारी आती और फिर तीसरे के। लेकिन जब वो पहला बेटा राज करता तब तक बाकी बेटे अपनी जिंदगी अय्याशी करके बिता देते। फिर जब उनकी बारी आती राज करने की, उन्हें आइडिया नहीं होता कि क्या करना होता है और पूरा देश बर्बाद होने लगता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी के टाइम में सभी राजकुमारों को देश के किसी हिस्से का मुखिया बना दिया जाता है ताकि वो बचपन से ही सीख सके कि शासन कैसे करते हैं। नुआ कहता है कि उसे शासन करना सिखाना तो दूर, उसे तो न्याय मंत्री ही बना दिया है और वो भी इतने कम उम्र में। ऑस्कर हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि राजा शायद नुआ को ही अगला राजा बनाना चाहता है। नुआ कहता है कि हाँ हो सकता है पर वो श्योर नहीं है। तभी ऑस्कर को एक रिपोर्ट मिलती है और वो बताता है कि राजा अगले सभा में उसे फाइनेंस मिनिस्टर बनाने वाला है। इसी बीच कुछ सैनिक एक बिल्डिंग पर हमला कर देते हैं और किड्स नाम के आदमी को पकड़ लेते हैं जो राजा को पावर से हटाकर एल्बर्ट को सिंहासन देना चाहता था। राजा को पता चलता है कि किड्स के साथ काम करने वाले लोग भी पकड़े गए हैं और उन्होंने अपने गुनाह मान लिया है, लेकिन एल्बर्ट के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि वो इन सब में जुड़ा था। राजा फैसला करता है कि किड्स को मार दिया जाएगा। वो नॉइजेल से ऑस्कर के बारे में पूछता है। नॉइजेल बताता है कि ऑस्कर सब जानता है क्योंकि नुआ ने उसे सब बता दिया था। राजा इम्प्रेस होता है कि नुआ ने उसका प्लान समझ लिया। वो मानता है कि एल्बर्ट अगला राजा बनने के लायक नहीं है, इसीलिए उसे एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसकी विरासत को आगे ले जा सके। अगले दिन विनी नुआ को उस हादसे में शामिल लोगों के बारे में बताता है और नुआ समझ आता है कि वो सब एल्बर्ट के करीबी लोग हैं। इसलिए वो सोचता है कि उसका भाई ही इसके पीछे था। वो जानता है कि अगर एल्बर्ट दोषी पाया गया तो उसे काफी कड़ी सजा मिलेगी और उसके साथियों को तो मार ही दिया जाएगा, पर ये चीज पूरे देश में गहरा प्रभाव डालेगा। इसलिए वो विनी से पूछता है कि राजा ने क्या कहा। विनी बताता है कि राजा उन सभी लोगों को सजा देना चाहता है। नुआ समझ जाता है कि राजा का असली प्लान क्या है, इसलिए वो ये केस खुद संभालने का फैसला करता है। नुआ अपने फादर से मिलता है और कहता है कि इस हादसे में जितने भी लोग शामिल थे उन्हें मार दिया जाए। वो जानता है कि एल्बर्ट का नाम इनमें नहीं है क्योंकि राजा उसे मारना नहीं चाहता, पर नुआ सोचता है कि बाकी लोग सच बता सकते हैं कि एल्बर्ट ही इन सब के पीछे था, इसलिए वो फैसला करता है कि उन्हें तुरंत मार दिया जाए। राजा अपने नौकर को आदेश देता है कि नुआ की सैलरी 1000 रूपए बढ़ा दिया जाए क्योंकि उसने अच्छा काम किया, लेकिन नुआ समझ जाता है कि राजा सिर्फ एल्बर्ट को बचाना चाहता है। नुआ अपने ऑफिस वापस आता है और देखता है कि कुछ लोग घायल है। एक सैनिक बताता है कि अंदर कुछ गुंडे घुस आए हैं। वो शर्ली को ऑर्डर देता है कि वो सैनिकों को इकट्ठा करे और खुद अंदर जाता है। वो देखता है कि गार्ड्स को हरा दिया गया है। वो एक गुंडे को देखता है और तुरंत उस पर अटैक करता है, लेकिन वो आदमी खुद को खत्म करने की कोशिश करता है। नुआ अपने रिंग का इस्तेमाल करके उसे रोक देता है। बाकी गुंडे लोग भी आ जाते हैं और सब मिलकर नुआ पर हमला करते हैं, लेकिन वो सबको आसानी से हरा देता है और उन्हें बेहोश कर देता है। विनी हैरान हो जाता है कि नुआ ने सबको हरा दिया। वो बताता है कि गार्ड्स को भारी चोट लगी है और सब गुंडे मर चुके हैं। मर चुके हैं? नुआ ये सुनकर हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि सब गुंडों ने अपनी जान ले ली है क्योंकि वो एल्बर्ट के लिए काम कर रहे थे। उसे डर होता है कि अगर एक भी गुंडे ने मुंह खोल दिया तो एल्बर्ट फंस जाएगा, इसलिए वो तुरंत खुद को चोट पहुंचाता है और विनी से कहता है कि सबको बताए एक गुंडे लोगों ने किया था ताकि उन्हें तुरंत मार दिया जाए। बाद में डॉक्टर नुआ का इलाज करता है और विनी बताता है
है कि उन गुंडों को मार दिया गया है। इसके बाद नोआ राजा को रिपोर्ट करता है। राजा हैरान होता है कि गुंडे उसे चोट पहुंचा पाए। नोआ समझ जाता है कि राजा सच जानता है, लेकिन वो कहता है कि उसका ध्यान भटक गया था इसलिए लग गया। राजा फिर से उसकी तारीफ करता है और कहता है कि इतिहास में जितने भी महान राजा बने हैं उनमें से ज्यादातर लोग बाद में अपनी रेपुटेशन खराब कर देते हैं। वो जानता है कि उसके फादर ने बहुत मेहनत से ये साम्राज्य खड़ा किया है, इसलिए वो इतिहास में एक मशहूर राजा के रूप में जाना जाएगा। लेकिन अगर एल्बर्ट अपने गुंडों की मदद से राजा को मारने में कामयाब हो गया तो राजा का नाम बदनाम हो जाएगा। नोआ जानता है कि वो अब एल्बर्ट पर भरोसा नहीं करता, लेकिन वो उसे हटाना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर क्राउन प्रिंस को मार दिया गया तो राजा की रेपुटेशन तो फिर भी खराब होगी। नोआ सलाह देता है कि एल्बर्ट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए ताकि वो बाकी ऑफिसर्स के साथ मिलकर काम कर सके, पर राजा इस आइडिया से सहमत नहीं होता। लेकिन नोआ समझाता है कि एल्बर्ट 30 साल से क्राउन प्रिंस है, इसलिए वो अपना सब्र खो रहा है। अगर उसे भी राजा के जितना पावर मिला तो क्या पता वो शांत हो जाए, पर राजा को डर होता है कि एल्बर्ट जरूरी चीजें इग्नोर कर सकता है, जिससे बाकी ऑफिसर्स को ये सब संभालना पड़ेगा और क्या पता वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करे। तब नोआ कहता है कि सभी ऑफिसर्स और मंत्रियों के लिए ये नियम बना दिया जाए कि अगर कोई केस बहुत ही सीरियस हो तो वो राजा से सीधा बात कर सकते हैं बिना एल्बर्ट को पहले बताए। इससे उनका काम भी होता रहेगा और एल्बर्ट बस नाम का मुख्यमंत्री बनेगा। वो कहता है कि एल्बर्ट को पावर्स देना ही क्यों है जब तक उसके पास टाइटल हो। वो भी खुश, आप भी खुश और मैं तो खुश हुई, एनिमे का मेन कैरेक्टर जो हो। राजा को ये आइडिया पसंद आता है और वो कहता है कि काश नोआ पहले पैदा हुआ होता। राजा उसे इनाम देना चाहता है, इसीलिए वो उसे तय खाने में ले जाता है और कहता है कि वो जो चाहे ले सकता है। नोआ लेविटन को ऑर्डर देता है कि वो पूरे जगह को एनालाइज करे और वो उसे एक छोटे से बॉक्स तक ले जाता है। नोआ बॉक्स खोलता है, लेकिन अचानक आग उसे घेर लेती है। वो एक फायर स्पिरिट देखता है और समझ जाता है कि इस आइटम में भी अपनी खुद की व्हील है। फायर स्पिरिट अपने आग से उसे जलाने की कोशिश करते हैं। नोआ लेविथन को बुलाता है और वो फायर स्पिरिट को हरा देता है। आग गायब हो जाता है और नोआ उस रिंग को पहन लेता है। उसका फादर समझ जाता है कि नोआ ने लूथियर को काबू कर लिया है। वो उसके पावर टेस्ट करना चाहता है, इसलिए वो बाहर जाता है और नोआ आग समन करता है। लेकिन राजा पूछता है कि आग गर्म क्यों नहीं लग रही। नोआ बताता है कि लेविथन गर्मी को बाहर निकलने से रोक रहा है। राजा उसकी एबिलिटीज देखकर हैरान हो जाता है और लूथियर उसे दे देता है। कहता है कि वो इसे देश के भले के लिए इस्तेमाल करे। बाद में नोआ अपने अंकल ग्रेम का लेटर पढ़ता है। राजा बताता है कि ग्रेम की बेटे की रेपुटेशन बहुत खराब है, क्योंकि वो अपने हिस्से की जगह में बहुत ही खराब तरीके से राज करता है। हाल ही में उसने क्राइम भी किया, नशे की हालत में किसी को मार दिया था। लेकिन ग्रेम ने कहा कि उसकी तरफ से नजरअंदाज की गए थे और फाइन भरने के लिए भी तैयार है। नोआ कहता है कि कानून के हिसाब से अंकल ग्रेम ने कोई क्राइम नहीं किया, क्योंकि वो अपने बेटे के कारनामों के लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन राजा मानता है कि वो शायद शांति बनाए रखने के लिए पैसे दे रहा है। नोआ देखता है कि ग्रेम 30,000 रूपए देने को तैयार है, जो पूरे राज्य के साल भर की कमाई से भी 100 गुना ज्यादा है। लेकिन वो कहता है कि वो लोग ग्रेम से पैसे नहीं ले सकते, क्योंकि उसने कोई क्राइम नहीं किया। राजा बताता है कि अभी उनके राज्य की आर्थिक स्थिति खराब चल रहा है, क्योंकि शांति बनाए रखने में बहुत खर्चा हो रहा है। नोआ समझाता है कि अगर वो अंकल से ये पैसे एक्सेप्ट करता है तो लोग सोचेंगे कि पैसे देकर किसी भी जुर्म से बचा जा सकता है। इससे बदमाशों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और देश में करप्शन बढ़ जाएगा। इसलिए वो कहता है कि उनके देश की आर्थिक स्थिति को किसी और तरीके से सुलझाना पड़ेगा। राजा मानता है कि वो सही कह रहा है और वो पैसे एक्सेप्ट नहीं करता। वो नोआ की अक्लमंदी के लिए उसे प्रीमियर एडवाइजर का पोजीशन देता है। नोआ एक नया आइडिया देता है। वो कहता है कि लोगों को पैसे देकर एक अच्छा पोजीशन हासिल करने का मौका दिया जाए। इससे वो अपने मर्जी से पैसे देंगे और जिंदगी में अपना नाम भी बना पाएंगे। पर हाँ, जो भी पोजीशन उन्हें दिया जाएगा उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि वो गलत इस्तेमाल ना कर सके। ये पद सिर्फ और सिर्फ सम्मान पाने के लिए दिया जाएगा, न कि लोगों पर दबाव बनाने के लिए। राजा कहता है कि बढ़िया आइडिया है और वो ऑस्कर को बुलाने का ऑर्डर देता है। लेकिन नोआ कहता है कि वो खुद जाना चाहता है ताकि ऑस्कर राजा के साथ समय बिता सके। बाद में नोआ देखता है कि जहाँ उसने लूथियर की आग इस्तेमाल की थी वहाँ लोग जमा हो गए हैं। एक आदमी जिसका नाम शीजू है कहता है कि वो समझ नहीं पा रहे जमीन कैसे पिघल गया। वो बताता है कि एक आदमी तो उस गड्ढे में गिर भी गया था। नोआ उसे पैसे देता है और कहता है कि उस आदमी की मदद करे। नोआ उस बॉक्स के बारे में पूछता है जो वो अपने साथ ले जा रहा था, तो वो बताता है कि ये 16 प्रिंस के लिए तोहफा है जो बीटल्स की फाइट देखना पसंद करता है। जब नोआ अपने गाड़ी में होता है वो लेविथन और लूथियर को फाइट करने का आदेश देता है और उनके शक्तियों के बारे में सीखने लगता है। लेविथन मैच जीत जाता है और गीकी एक और राउंड देखना चाहते हैं। नोआ उन्हें दोबारा समन करता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि सिर्फ उन्हें देखकर ही उसका लेवल बढ़ गया है। वो उनकी बीच लड़ाई जारी रखता है ताकि एक्सपी गेन कर सके। हमें पता चलता है कि लेविथन हमेशा जीतता है, लेकिन कई मुकाबलों के बाद लूथियर फाइनली जीत जाते हैं। जोई अपने स्किल से नोआ के स्टेट चेक करते हैं और देखते हैं कि वो अब लेवल 3 पर पहुंच गया है। जोई पूछते हैं क्या वो इसी तरह लेवल अप करता रहेगा। नोआ कहता है अरे नहीं यार, ऐसे तो 100 जन्म लग जाएंगे। इसलिए वो सोचता है कि और मैजिक आइटम्स कलेक्ट करे। तभी हेनरी आता है और एक बॉक्स दिखाता है। वो कहता है कि अब नोआ के पहले ट्रेनिंग सेशन का टाइम आ गया है, क्योंकि मॉन्स्टर नेस्ट बड़ा हो चुका है। हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर नेस्ट एक लड़ाई का मैदान है जो हेनरी मैनेज करता है, क्योंकि वो मिलिट्री अफेयर्स का मिनिस्टर है। वो कहता है
क्योंकि ये बॉक्स बताएगा नोआ को कितने सैनिक अपने साथ ले जाना चाहिए। नोआ बॉक्स खोलता है और नंबर 1 आता है। वो सोचता है कि शायद उसे किसी को साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। हेनरी हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए वो मानता है कि नोआ सच में लाजवाब है। बाद में रईस नोआ से मिलता है और बताता है कि राजा का ऑर्डर है, नोआ का पहला ट्रेनिंग सेशन पोस्टपोन किया जाएगा। नोआ पूछता है पर क्यों, अब क्या हो गया? रईस बताता है कि राजा चाहता है ये ट्रेनिंग सेशन ऐसे जबरदस्त तरीके से हो ताकि देश के सब लोग नोआ की असली ताकत देख सके। नोआ एक दुकानदार के पास जाता है और पूछता है क्या उसके पास ऐसे मैजिक आइटम्स है जिनमें अपनी व्हील हो। दुकानदार कहता है कि नहीं है, फिर भी नोआ उसे पैसे दे देता है। दुकानदार लेने से मना करता है, लेकिन नोआ कहता है अरे रख लो, ये एडवांस पेमेंट है, जब कोई कीमती चीज मिले तो बता देना। बाद में नोआ एक आदमी को देखता है जो एक दुकानदार को धमका रहा होता है क्योंकि वो ऐसा आइटम लेना चाहता है जो पहले ही किसी ने रिजर्व करके रखा था। नोआ उसे रोकता है। वो आदमी जिसका नाम दालेम है जानता है कि वो प्रिंस है, लेकिन कहता है कि वो गिलबर्ट का सेवक है और नोबल परिवार से होने के कारण उसे विद्रोह के अलावा किसी और जुर्म के लिए सजा नहीं दिया जा सकता। नोआ पूछता है अच्छा फिर एक प्रिंस के सामने झुककर बात न करना क्या ये एक जुर्म नहीं है? वो चार्ली को ऑर्डर देता है कि वो उसे संभाले। चार्ली उसे गिरा देते है और नोआ कहता है कि उसकी बदतमीजी के लिए उसे सजा दी जाएगी। वो उसे खंबे से बांध देता है। चार्ली पूछते है कि अब क्या करे, तो नोआ आदेश देता है कि उसे हद से ज्यादा तड़पाया जाए। बाद में चार्ली बताती है कि उसने दालेम को हटा दिया है। नोआ उसे कहता है कि गार्ड्स को इन्फॉर्म करे कि क्या हुआ और साथ ही कहता है कि उसके लिए हथकड़ी लेकर आए। वो सब गिलबर्ट के महल जाता है और नोआ दालेम को सजा देने के लिए माफी मांगता है, लेकिन गिलबर्ट कहता है कि दालेम ने जो किया उसके लिए उसे सजा मिलना ही था, इसलिए नोआ ने कुछ गलत नहीं किया। वो समझाता है कि कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उसने दालेम को पहले ही अपने गंदे हरकतों के लिए निकाल दिया था और दूर भेज दिया था। और वो ये भी कहता है कि नोआ ने तो उसकी रेपुटेशन बचाई है। जब वो महल से निकलते हैं, चार्ली नोआ से पूछते हैं कि उसने माफी क्यों मांगी जब गिलबर्ट को दालेम की परवाह भी नहीं थी। नोआ बताता है कि असल में गिलबर्ट बहुत गुस्से में था, लेकिन वो राजा को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने दिखाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। नोआ जानता है कि गिलबर्ट उसे अपना दुश्मन मानता है, लेकिन अब इस केस में उसे माफ कर दिया है, इसीलिए वो दोबारा दालेम के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकता, वरना उसकी खुद की रेपुटेशन खराब होगी। अगले दिन डायलन नोआ को बताता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इम्पेरियल हाउसहोल्ड से एक मेहमान आया है। नोआ एक आदमी डॉन से मिलता है जो कहता है कि उसे नोआ का काम बहुत पसंद आता है और उसके लिए काम करना चाहता है। नोआ फिर उसे मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जैसे वो जाता है नोआ डायलन से कहता है कि उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करे क्योंकि उसे वो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। बाद में डायलन बताता है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है और डॉन और उसके माँ बाप गिलबर्ट के लिए काम करते हैं। हमें पता चलता है कि नोबल परिवार ज्यादा बाहर के लोगों से मिलते नहीं, यहाँ तक कि उनके परिवार के लोग आपस में ही शादी कर लेते हैं ताकि घर की बात बाहर न निकले। ऐसे शादी से पैदा हुए बच्चे भी अपने घर के प्रति वफादार रहते हैं, इसीलिए डायलन समझ जाता है कि डॉन एक जासूस है। नोआ याद करता है कि जब उसने डॉन को एक्सेप्ट किया था तब उसके स्टेट्स बड़े नहीं थे, इसलिए उसे तुरंत समझ आ गया था कि कुछ गलत है। तभी डायलन बताता है कि एक दुकानदार एक कीमती चीज लेकर आया है। वो नोआ को एक पेंटिंग दिखाता है जिसका नाम हुआ है और कहता है कि एक बहुत ही फेमस कलाकार ने बनाया है, लेकिन नोआ समझ आता है कि ये श्रापित है। दुकानदार एक डुप्लीकेट कॉपी भी दिखाता है जो उसी टाइम में बनाया गया था, लेकिन नोआ आसानी से असली तस्वीर को पहचान लेता है क्योंकि उसे एक अजीब ऑरा महसूस हो रहा होता है। वो अपनी तलवार से पेंटिंग को काट देता है, लेकिन वो टूटती नहीं। तब हुआ की आत्मा उसमें से बाहर आती है। वो बताते हैं कि जब वो छोटी थी तब उस कलाकार ने उसे मारकर उसका खून पेंट में मिला दिया था, जिससे उसकी आत्मा पेंटिंग में समा गई। वो नोआ का शुक्रिया करना चाहते हैं, तो नोआ उसे कहता है कि वो उसकी सेवा करे। वो मान जाते हैं और उसके साथ चलने लगते हैं। नोआ का अर्थ मैजिक बढ़ जाता है। वो हुआ से कहता है कि वो अपनी पावर दिखाए। वो दुकानदार का रूप ले लेते हैं और दुकानदार हैरान हो जाता है कि वो बिल्कुल उसकी तरह लग रही है। नोआ उसे टच करता है और दुकानदार समझ आता है कि वो अपने बॉडी को ट्रांसपेरेंट भी बना सकती है, लेकिन ये भी पता चलता है कि वो सिर्फ नोआ की रिंग की वजह से उसे छू पा रहा है। नोआ दुकानदार की तारीफ करता है और कहता है कि वो उस पेंटिंग के लिए पैसे देगा और साथ ही अगर उसे कोई और मजेदार चीज मिले तो उसे जरूर खबर करे। इसके बाद नोआ बायरन से बात करता है जो बताता है कि उसकी कैंडिडेट अदा राजा के नौकर के रूप में सिलेक्ट हो गई है। वो नोआ को काफी सारे तोहफे देता है इस खुशी के अवसर पर और चाहता है कि वो भविष्य में राजा की पत्नी बन सके। हमें पता चलता है कि राजा के पास जितने भी औरतें हैं वो 4 रैंक्स में भाग होते हैं। पहले और सबसे नीचे आता है अटेंडेंस, उसके ऊपर कंक्यूबाइंस, फिर वाइफ और उसके बाद एम्प्रेस जो राजा की असली पत्नी होती है। ये औरतें अपना रैंक तब बढ़ा सकती है जब राजा का मन करे या उनके बेटे अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाए। हमें ये भी पता चलता है कि नोआ की माँ भी वाइफ बनी थी जब राजा ने उसे वाइस का टाइटल दिया था। बायरन कहता है कि अदा भी वाइफ बन सकती है अगर राजा उसे पसंद करे, लेकिन नोआ कहता है कि उसे दूसरे औरतों से कम्पीट करना होगा जो उसे नीचे गिराने की कोशिश कर सकती है। वो बायरन से कहता है कि वो अदा को पैसे भेजे क्योंकि ये सब पॉलिटिक्स का हिस्सा है। साथ ही वो अपने माँ के पास 10,000 रूपए के साथ एक लेटर भेजने का फैसला करता है जोई के जरिए। जोई हैरान होते है कि वो अपनी माँ को इन सब में इन्वॉल्व करना चाहता है, लेकिन नोआ कहता है कि रॉयल फैमिली ऐसे ही काम करती है और अदा उसके माँ के लिए एक अच्छी दोस्त बन सकती है। जब जोई जाने वाली होते है नोआ उससे पूछता
पूछता है कि उसकी माँ कैसे है। जोई बताते हैं कि वो उसकी मदद के लिए शुक्रगुजार है कि उसने उसकी माँ को महल में रहने की जगह दी, लेकिन उन्होंने हाल ही में गेट पर एक अजीब से आदमी को देखा था। वो शाम जोई की माँ गेट बंद कर रहे होते हैं, तभी डॉन पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसके गर्दन पर चोट पहुँचाता है, फिर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन नोआ कहता है वो लकी है कि वो जिंदा है, और फिर हमें पता चलता है कि वो झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे और वो औरत नकली थी। नोआ समझ जाता है कि डॉन ने उसे चुप कराने की कोशिश की, क्योंकि उसने उसे महल से निकलते देखा था। जब हुआ की आत्मा उस बॉडी से निकलते हैं, नोआ जोई से कहता है कि वो अपने माँ को गाँव ले जाए। वो कहता है कि सबको यहाँ मानना होगा कि उसकी माँ मर चुकी है, ताकि वो भविष्य में खतरे में ना पड़े। वो जोई को थोड़ा आराम करने को कहता है और बताता है कि सब खत्म होने पर वो उसे वापस बुला लेगा। जोई कहते हैं कि डॉन को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन नोआ कहता है कि टेंशन ना ले, क्योंकि हुआ उस पर नजर रखी हुई है। अगले दिन डॉन एक कैबिन में उठता है और नोआ उसे बताता है कि कल रात वो लगभग मर ही गया था। शुक्र है कि वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि उस पर किसी आदमी ने हमला किया था जब उसने रिपोर्ट किया कि उसने जोई की माँ को मार दिया। नोआ समझ जाता है कि उसे हटाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि वो जासूस के रूप में फेल हो गया था। वो कहता है कि उसे लगा ही था ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने पहले ही किसी को उस पर नजर रखने के लिए भेज दिया था। डॉन हैरान हो जाता है कि नोआ ने सब पहले ही सोच लिया था और कहता है कि काश वो उससे पहले मिला होता। नोआ कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है। वो डॉन से कहता है कि वो उसकी सेवा करने की कसम खाए, पर हाँ, अगर तुमने धोखा देने की कोशिश की, फिर अगली बार उसे बिस्तर में नहीं किसी नाले में पड़े होगे। लेकिन अगर वो वफादार रहा तो उसे कभी निकालेगा नहीं अपनी टीम से। डॉन रो पड़ता है और वादा करता है कि वो नोआ की सेवा करेगा। नोआ नोटिस करता है कि उसका विंड मैजिक बढ़ गया है और वो समझ जाता है कि डॉन अब सही में लॉयल हो चुका है। वो उसे कहता है कि पहले वो आराम करे और ठीक हो जाए, और वादा करता है कि वो उसे एक नया नाम और स्टेटस देगा और उसे एल्मेरिया में गवर्नर बनाएगा। डॉन नोआ का शुक्रिया अदा करता है उसकी मदद के लिए और कहता है कि वो उसका एहसान चुकाना चाहता है, इसलिए वो बताता है कि गिलबर्ट ने राजा को एक तोहफा दिया है। इसके बाद नोआ अपने फादर से बात करता है और उन्हें कहता है कि गिलबर्ट का दिया हुआ वो शराब पीना बंद कर दे, क्योंकि अगर इसे ड्रैगन क्लॉ नाम के खाने के साथ लिया जाए तो ये जहर की तरह काम करता है। राजा कहता है कि वो हर साल क्राउन प्रिंस एल्बर्ट के साथ ये ड्रैगन क्लॉ खाता है अपने पूर्वजों को सम्मान करने के लिए। नोआ समझ जाता है कि गिलबर्ट इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था, ताकि राजा और एल्बर्ट दोनों को मार सके। लोग सोचेंगे कि शराब में कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, क्योंकि वो इसे पहले भी पी चुका है, जिसके बाद सब उसे बुरा हादसा समझेंगे। राजा पूछता है क्या नोआ श्योर है। नोआ बताता है कि उसने इसे एक कैदी पर टेस्ट किया था जो ड्रैगन क्लॉ और शराब एक साथ खाने के बाद मर गया। राजा तुरंत हेनरी को बुलाने का ऑर्डर देता है और सैनिकों को गिलबर्ट के महल की जांच के लिए भेजता है। वो नोआ से कहता है कि वो उसे बाद में इनाम देगा। सैनिकों को सबूत मिलता है कि ये जहर वाला शराब बाहर से मंगाया गया था और नोआ ने जो कुछ भी कहा वो सही है, जो कंफर्म करता है कि गिलबर्ट राजा को मारकर सिंहासन लेना चाहता था। हेनरी अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि गिलबर्ट को अरेस्ट कर लिया जाए, पर नोआ सोचता है कि उसके फादर को पहले से सब पता क्यों नहीं था, जबकि उनकी नजर तो हर जगह होते हैं, उन्हें तो देश के हर एक कोने की खबर होती है। फिर हमें पता चलता है कि राजा को पहले से ही सब पता था और इसीलिए उसने वो शराब कभी पिया ही नहीं। वो कहता है कि उसने ये सब नोआ को टेस्ट करने के लिए किया था और अब उसे लगता है कि वो उस पर पूरा भरोसा कर सकता है, इसीलिए वो नोआ को वाइस मिनिस्टर ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाता है, मतलब हेनरी के ठीक नीचे का पोजीशन। साथ ही उसे गवर्नर जनरल ऑफ द इंपीरियल गार्ड भी बनाता है और कहता है कि वो अपनी जगह किसी भरोसेमंद आदमी को ये काम सौंप सकता है। राजा कहता है कि अगर उसके बच्चे ही उसे मारना चाहते हैं तो एक दिन तो वो जरूर कामयाब होंगे, पर तब नोआ की जिम्मेदारी होगी कि वो उस आदमी को पकड़कर सजा दे और अगला राजा चूज करे। नोआ समझ जाता है कि इसीलिए उसे आज तक इतने सारे पोजीशन दिए गए थे। इसके बाद नोआ कहता है कि गिलबर्ट ने जो किया वो माफी के लायक नहीं है और सजा के तौर पर उसे बीच से काट दिया जाएगा। लेकिन वो ये भी कहता है कि जब तक राजा खुद को संभाल ना ले तब तक इंतजार किया जा सकता है। एल्बर्ट कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वैसे भी मरने ही वाला है। लेकिन राजा समझ जाता है कि नोआ ने सिर्फ एक जज के तौर पर नहीं बल्कि एक भाई के तौर पर भी इस केस को देखा है। राजा के इमोशंस का ख्याल रखा है, क्योंकि गिलबर्ट है तो उसका बेटा ही ना। पर एल्बर्ट बताता है कि उसे तुरंत सजा दी जाए, तो राजा कहता है ठीक है, अगर तुम इतने ही तड़प रहे हो तो तुम ही इस केस को हैंडल करो, जाओ। राजा फिर नोआ को इनाम के रूप में गिलबर्ट का राज्य देना चाहता है, लेकिन नोआ मना कर देता है, क्योंकि इससे बाकी लड़के भी एक दूसरे के खिलाफ चाल चलने लगेंगे इनाम पाने के लिए। राजा भी मानता है कि ये सही नहीं होगा, इसलिए वो इस बार नोआ को इनाम नहीं देता, लेकिन उसे कहता है कि अब समय आ गया है वो भी एक वाइफ ढूंढ ले। हमें पता चलता है कि रॉयल फैमिली में आमतौर पर 12 साल की उम्र में ही एंगेजमेंट हो जाती है, पर हाँ, वो अपनी पहली वाइफ खुद से चूज नहीं कर सकता। राजा कहता है कि नोआ को उसके अंकल, जिन्हें लाइटनिंग प्रिंस कहा जाता है, उनकी पोती से शादी करनी चाहिए। वो मानता है कि नोआ का बच्चा उसकी तरह काफी होशियार होगा। नोआ मान लेता है, ठीक है पिताजी, आपको जो सही लगे, और राजा शादी का प्रस्ताव तैयार करने लगता है। जब नोआ वहाँ से चला जाता है, नोइजिल कहता है कि राजा को अपने पोते को सिंहासन सौंपना चाहिए, क्योंकि इससे कई पीढ़ियों तक चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन राजा श्योर नहीं होता कि उसका पोता उससे भी अच्छा बन पाएगा या नहीं। नोइजिल कहता है कि बाकियों का तो पता नहीं, पर अगर नोआ का बेटा हुआ तो वो जरूर सबको पार कर जाएगा। दूसरी तरफ नोआ डॉन को बुलाता है। डॉन सोचता है कि उसे गिलबर्ट को धोखा देने की सजा मिलेगी, लेकिन नोआ
कहता है कि उसने जो खुलासा किया इसकी वजह से उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। वो कहता है कि अब से उसे अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि गिलबर्ट ऑलरेडी मर चुका है। वो कहता है कि डॉन को उसके काम के लिए 1000 रुपए मिलेगा, लेकिन फिर वो पैसे बढ़ा देता है क्योंकि उसने राजा की जान बचाई। वो कहता है कि चाहे तो वो उसे मिनिस्ट्री ऑफ इम्पीरियल हाउसहोल्ड वापस भेज सकता है। डॉन उसके दयालुपन से इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो जिंदगी भर उसकी सेवा करना चाहता है। इसके बाद नोआ गिगी के साथ बाजार जाता है और देखता है कि एक लड़के के आसपास भीड़ लगी है। कहते हैं कि जो भी उसे हरा देगा वो उसके लिए कुछ भी करेगी, लेकिन रजिस्टर करने के लिए 3 रुपए लगेंगे। एक आदमी उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे पकड़कर गिरा देते हैं और कहते हैं कि वो बिना पैसे दिए ही लड़ने आ गया। बाकी लोग भी ट्राई करते हैं, लेकिन वो सबको हरा देते हैं। गिगी समझ आता है कि वो एक बेहतरीन फाइटर है। एक आदमी चैड उसे चैलेंज करता है और तुरंत अटैक करता है, लेकिन लड़के अचानक कमजोर महसूस करने लगते हैं और वो उसे हरा देता है। वो कहता है कि अब वो उसके हुए, लेकिन नोआ कहता है कि उसने चीटिंग की है क्योंकि किसी ने उस पर बेहोश होने वाली सुई लगाई है। नोआ लेविथिन की पावर का इस्तेमाल करके उस आदमी को पकड़ लेता है जिसने वो सुई मारा था। चैड कहता है कि वो उसे नहीं जानता, लेकिन सब लोग जानते हैं कि वो उसका ही साथी है, इसलिए वो लोग उसे लड़के को छोड़ने को कहता है। चैड नोआ पर हमला करता है अपने अपमान का बदला लेने के लिए, लेकिन नोआ लेविथिन से उसे काट देता है। वो भाग जाता है और बदला लेने की धमकी देता है। बाद में लड़के होश में आते हैं और उसे कुछ याद नहीं होता। एक औरत बताते हैं कि नोआ ने उसे बचाया। नोआ पूछता है कि उसे कुछ याद है भी या नहीं। वो बताते हैं कि फाइट के बीच उसके पैर अचानक काम करना बंद कर दिया था। नोआ कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि उस आदमी ने चीटिंग किया था। फिर वो पूछता है कि वो सबसे लड़ क्यों रही है, तो लड़की बताते हैं कि वो नाइट सिलेक्शन एग्जाम के लिए आए थे, लेकिन फेल हो गए और उसके पास पैसे भी खत्म हो गए, इसलिए वो घर भी नहीं जा सकते। नोआ को शक होता है कि वो फेल कैसे हो गए क्योंकि उसकी स्किल्स बहुत अच्छी है। फिर लड़की बताती है कि 10th प्रिंस ने उसे फेल किया क्योंकि उसने उसके सामने झुकने से मना कर दिया था। नोआ जानता है कि उसका वो भाई बहुत थरकी है, इसलिए वो उसकी बात पर यकीन करता है और उसे 100 सोने के सिक्के देता है। वो कहता है कि उसे घर जाने की जरूरत नहीं है और इतने पैसे अगले नाइट एग्जाम तक जिंदा रहने के लिए काफी है। वो पूछते हैं कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। नोआ कहता है कि उसे ऐसे इंसान पसंद है जो अपनी मेहनत से पहचान बनाना चाहता है, न कोई शॉर्टकट इस्तेमाल करके। तभी चैड अपने लोगों के साथ वापस आता है और उन्हें नोआ को मारने का ऑर्डर देता है। नोआ लूथियर की पावर का इस्तेमाल करके अपने हाथों को आग से कवर कर लेता है। चैड अपने एक आदमी को आदेश देता है कि वो उसे पैरालाइज करे, लेकिन नोआ आग से उसे रोक देता है, जिसके बाद वो चैड को भी पकड़कर हरा देता है। फिर वो नोटिस करता है कि उनका लीडर फाइट नहीं कर रहा और उसे पहचान लेता है कि वो 10th प्रिंस मतलब उस थर्की प्रिंस का नाइट है। वो समझ जाता है कि 10th प्रिंस ने लड़की को पकड़ने के लिए उन्हें भेजा था। नाइट माफी मांगता है कि उसे जाने दे। लड़की सुन लेती है कि वो नोआ को 13 प्रिंस कह रहा है और तब उसे पता चलता है कि वो असल में कौन है। वो सोचते है कि वो शानदार है क्योंकि प्रिंस होने के बाद भी वो दिखावा नहीं करता। ठीक है, माफ किया, अब भागो इधर से और अपने चिमकाने दोस्तों को भी लेकर जाओ। एक बुढ़ा आदमी नोआ की स्किल्स की तारीफ करता है और नोआ देखता है कि उस आदमी के पास गोल्डन बॉटल है, जिससे वो समझ जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि इंद्र द लाइटनिंग प्रिंस है। नोआ उनका स्वागत करता है और हमें पता चलता है कि कई सालों पहले जब राजा ने सिंहासन लिया था तब वो बहुत छोटा था और अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभाल पा रहा था। तब इंद्र ने राजा का राइट हैंड मैन बनकर पूरे देश को संभाला। एल्मेरिया साम्राज्य बर्बादी के रास्ते पर था, लेकिन इंद्र ने राजा को शासन करने में मदद की और सब कुछ निपटा के 5 साल बाद किसी को बिना बताए गायब हो गया। इंद्र कहता है कि वो जानता है नोआ उसकी पोती से शादी करना चाहता है, लेकिन वो तब तक इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक कि नोआ अपने आप को उसके लायक साबित नहीं करता। अचानक नोआ को लगता है जैसे उस पर बहुत प्रेशर आ रहा है, जैसे कोई उसे दबा रहा हो। वो समझ जाता है कि इंद्र उसका परीक्षा ले रहा है। नोआ डिफेंड करता है और अपने फुल पावर का इस्तेमाल करके उसे हराने ही लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि इतने लोगों के सामने ऐसा करना उनके सम्मान को चोट पहुंचाने जैसा होगा, इसलिए वो तुरंत रुक जाता है। इंद्र भी मान लेता है कि वो हार गया और कहता है कि उसे नोआ पसंद आया, इसलिए वो अपनी पोती के साथ उसकी शादी के लिए मान जाता है। वो वेटर को कहता है कि सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स मंगाई जाए। आज की पार्टी उसकी तरफ से क्योंकि वो बहुत अच्छे मूड में है। नोआ समझ जाता है कि वो बाकी नोबल जैसा नहीं है। इंद्र नोआ को एक रिंग देता है और कहता है कि ये उसकी एंगेजमेंट गिफ्ट है, लेकिन रिंग अचानक उसे अपनी ताकत दिखाने को कहते हैं। नोआ खुद को एक खुले मैदान में पाता है जहाँ एक मॉन्स्टर उसकी तरफ हमला कर रहा होता है। वो लेविथिन को समन करता है और मॉन्स्टर को हरा देता है। वो देखता है कि उसकी लाइट मैजिक बढ़ गई है और वो एक नए पावर का इस्तेमाल कर सकता है जिसका नाम बेहेमोथ है। वो रिंग पहनता है और एक जग को सोने में बदल देता है। इंद्र समझ जाता है कि नोआ ने बेहेमोथ को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। बुढ़ा कहता है कि वो खुद कभी इसके पावर को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया। नोआ सोचता है कि वो इन अंगूठियों के बीच ट्रेनिंग करवा के खुद एक्सपीरियंस गेन कर सकता है। वो अपने बाकी जादुई आइटम्स को भी समन करता है और उन्हें लड़वाता है। हमें पता चलता है कि 1000 साल बाद पहली बार वो सब एक साथ आए हैं। अचानक वो सब चमकने लगता है और नोआ को कुछ अजीब सा महसूस होता है, कुछ अनोखा सा। वो सब उसके सामने आता है और कहते हैं कि वो कई सदियों के बाद पहली बार एक साथ आए हैं। वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो अपनी पूरी शक्ति वापस पा लेंगे। नोआ असली दुनिया में वापस आता है और सोचता है कि शायद वो कोई सपना था, लेकिन उसे एहसास होता है कि सब लोगों ने उनकी आवाज सुनी। लोग सोचते हैं कि स्वयं भगवानों ने नोआ को आशीर्वाद दिया है। नोआ
गिगी को ऑर्डर देता है कि सबको 10 रुपए दिया जाए इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, जिससे सब खुश हो जाते हैं। वो लड़की जो पहले मिली थी पैसे लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो अपनी मेहनत से उसकी नाइट बनना चाहते हैं। नोआ उससे कहता है कि वो पैसे ले ले और मेहनत करे ताकि वो उसके लायक बन सके। इंद्र नोआ के स्वभाव से काफी इम्प्रेस होता है। तभी राजा वहाँ जाता है और सब लोग झुक के सम्मान करते हैं। राजा कहता है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है और इंद्र को अपने पास खड़े होने को कहता है। नोआ लूथिर को समन करता है और लेविथन को कहता है कि इस पूरे इलाके की जांच करे ताकि कोई खतरा ना हो। वो समझ जाता है कि सब कुछ सेफ है। राजा नोआ की तारीफ करता है और इंद्र को बताता है कि नोआ अपना पहला ट्रेनिंग सेशन अकेले करेगा। सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि राजकुमार अक्सर सैनिकों के साथ जाते हैं। राजा फिर इंद्र से कहता है कि उन्हें बात करनी है और वो गाड़ी में बैठ जाता है। लूथिर एक फायर अटैक करता है जो सबका ध्यान भटका देता है। इससे राजा की बातचीत में कोई रुकावट नहीं आएगी। वो इंद्र से कहता है कि वो एल्बर्ट को क्राउन प्रिंस से हटाना चाहता है क्योंकि वो उसके लायक नहीं है, क्योंकि उसने बिना हिचकिचाहट के गिलबर्ट को सजा दी। राजा मानता है कि वो बहुत निर्दयी है और इंद्र भी कहता है कि वो डरावना है और शायद भविष्य में वो अपने बाकी भाइयों को भी हटा दे। इंद्र पूछता है कि फिर अगला क्राउन प्रिंस कौन होगा। राजा कहता है कि उसने भी फैसला नहीं किया, पर इंद्र के मुताबिक उसे जल्दी फैसला लेना चाहिए वरना देश टुकड़ों में बच जाएगा। राजा कहता है कि उसके पास कोई है दिमाग में, लेकिन वो भी किसी को बताना नहीं चाहता क्योंकि इससे उनके परिवार में अफरा तफरी हो सकता है। इंद्र कहता है कि बिना क्राउन प्रिंस के रहना तो और भी खराब है। तब नोआ कहता है कि राजा अपने अगले क्राउन प्रिंस का नाम कहीं पे लिख के रख सकता है, जिससे उसके गुजर जाने के बाद लोग उस आदमी को राजा घोषित कर देंगे जिसका नाम वहाँ लिखा होगा। इंद्र कहता है नहीं, ऐसा तो फिर कोई भी आके उस नाम को बदल सकता है बिना किसी को पता चले। पर नोआ कहता है नहीं, अगर वो नाम एक ऐसी जगह लिखा हो जहाँ कोई पहुँच ही नहीं सके तो उसे बदला भी नहीं जा सकता और ये जगह राजा के शरीर के किसी हिस्से में होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो राजा ने एक नकली दांत लगाया जहाँ उस बंदे का नाम लिखा है, तो ऐसे थोड़ी ना कोई आके नाम बदल सकता है। राजा को ये आइडिया पसंद आता है। वो महल में वापस जाता है जहाँ क्रूज एक नए नौकर से मिलवाता है जो बोल नहीं सकता और पढ़ भी नहीं सकता। नोआ अपने फादर से कहता है कि वो पूरे देश के सेना का कंट्रोल वापस ले ले, मतलब कोई भी सैनिक राजा के अलावा किसी और का कहा नहीं मानेगा। इंद्र कहता है कि ये सही आइडिया है क्योंकि बाकी राजकुमार अपने सैनिकों की मदद से सिंहासन पर कब्जा कर सकते हैं। नोआ जानता है कि इससे वो अपना गवर्नर जनरल वाला पोजीशन भी खो देगा, लेकिन उसे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा उसे तुरंत उस पोजीशन से हटा देता है। वो हेनरी के लिए भी एक लेटर भेजता है उस नौकर के जरिए। अब इंद्र पूछता है कि बताओ फिर क्या सोचा, एल्बर्ट को क्राउन प्रिंस से कैसे हटाओगे। नोआ कहता है कि एल्बर्ट ने कोई जुर्म नहीं किया, इसलिए वो प्रिंस बना रहेगा। राजा फैसला करता है कि वो सबके सामने अनाउंस करेगा कि एल्बर्ट सिंहासन के लायक नहीं है और वो दोबारा क्राउन प्रिंस नहीं बनेगा। नोआ समझ जाता है कि राजा उस पर उम्मीद लगाए बैठा है। जब राजा ये लेटर लिख रहा होता है, इंद्र देखता है कि वो बहुत गलतियाँ कर रहा है। राजा कहता है कि वो अपने बेटे का हक छीनने में इमोशनल हो रहा है। इंद्र कहता है कि उसे दोबारा लिखना चाहिए, लेकिन नोआ कहता है कि इसे ऐसे ही रहने दे ताकि एल्बर्ट समझ सके कि उन्होंने लिखते समय क्या महसूस किया। राजा नोआ की बात मान लेता है और नौकर को आदेश देता है कि वो ये लेटर एल्बर्ट तक पहुंचा दे, लेकिन नोआ समझ जाता है कि नौकर असल में पढ़ सकता है। नौकर भागने लगता है, लेकिन नोआ उसे पकड़ लेता है। राजा क्रूज को बुलाता है और कहता है कि ये नौकर एक जासूस था, तो क्रूज अपनी लापरवाही के लिए माफी मांगने लगता है। राजा नोआ से कहता है कि वो ही फैसला करे कि उनके साथ क्या करना चाहिए। नोआ कहता है कि उस जासूस को तुरंत मार दिया जाए, पर इंद्र के मुताबिक पहले उससे पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन नोआ इसके खिलाफ होता है क्योंकि उसे डर है कि शायद उसके किसी भाई ने उसे भेजा हो और अगर ऐसा हुआ तो उसे भी इस जासूस के साथ मार दिया जाएगा। राजा पूछता है क्या क्रूज को भी सजा दी जाए। नोआ कहता है कि उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने ध्यान नहीं दिया, इसलिए 6 महीने तक उसकी सैलरी कम कर देना काफी है। इसके बाद नोजिल राजा से पूछता है कि वो एल्बर्ट के बारे में क्या करेगा। राजा कहता है कि वो श्योर नहीं है क्योंकि वो अपने बेटे के साथ ज्यादा खड़ूस नहीं होना चाहता। वो नोजिल से लेवियथन के बारे में पूछता है। नोजिल बताता है कि सदियों पहले वो उन 4 महान साधुओं में से एक था जिन्होंने उस वक्त के राजा को अपने पावर्स दिए थे। नोजिल कहता है कि शायद नोआ उसे भी पार कर जाएगा, लेकिन राजा कहता है कि उसमें पोटेंशियल तो है, पर वो देखना चाहता है कि वो आगे कैसे ग्रो करता है। फिर हम देखते हैं कि नोआ एल्बर्ट के महल जाता है। वो अपने नौकरों को बाहर इंतजार करने को कहता है। एल्बर्ट पूछता है कि वो गार्डन में बात करना चाहता है या फिर अंदर है। नोआ कहता है कि वो गार्डन देखना चाहता है क्योंकि उसने सुना है कि एक मशहूर माली ने उसे सजाया है। जब एल्बर्ट उसे गार्डन दिखाता है, नोआ उसके खूबसूरती से हैरान हो जाता है। वो एक ऐसे पेड़ के बारे में पूछता है जिसके 2 तने हैं। एल्बर्ट बताता है कि ये उसे तोहफे में मिला था और ये 50,000 रुपए का है। एल्बर्ट कहता है कि वो इसे नोआ के महल भेज देगा क्योंकि लगता है उसे वो पसंद आ गया है। वो कहता है ये दूसरी बार है जब वो उसे तोहफा दे रहा है और बताता है कि लेविन को तो उसने मजाक में दे दिया था, लेकिन वो हैरान था कि नोआ ने उसे कंट्रोल कर लिया। नोआ कहता है कि गर्मी आने वाला है और उनके फादर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ेंगे गर्मी से बचने के लिए, लेकिन इस बार वो एल्बर्ट को भी साथ ले जाने वाले हैं। एल्बर्ट इस बात से खुश नहीं होता क्योंकि आमतौर पर उनके फादर उसे ही राज्य संभालने के लिए छोड़ देते हैं। नोआ सोचता है कि शायद उनके फादर उसे कुछ सिखाना चाहते हो। हमें पता चलता है कि नोआ यहाँ इसलिए आया था ताकि वो अपने फादर के इमोशंस को समझा सके। एल्बर्ट उसका शुक्रिया करता है और वहाँ से चला जाता है। उस शाम एक औरत ओलिविया नोआ
के महल में आते हैं। नोआ पूछता है कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। वो बताते हैं कि एल्बर्ट राजा को मारने का प्लान बना रहा है। नोआ पूछता है उसे ये कैसे पता चला। ओलिविया बताते हैं कि वो गिलबर्ट के परिवार में पैदा हुए थे और उसके बटलर की बेटी है। वो जानते हैं कि नोआ ने गिलबर्ट को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन एल्बर्ट ने उसे सजा दे दी, इसीलिए वो बदला लेना चाहते हैं और इसके लिए उसने अपने आप को इस्तेमाल किया ताकि वो जानकारी इकट्ठा कर सके। उसने एल्बर्ट को कहते हुए सुना कि वो सैनिकों की मदद से महल पर कब्जा करेगा, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसे क्राउन प्रिंस से हटाया जाने वाला है। वो नोआ से विनती करते हैं कि वो एल्बर्ट को रोके और जीवन भर उसकी सेवा करने की कसम खाते हैं। नोआ भी उसे अपना मेड बना लेता है और कहता है कि उसे कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, वो आराम से यहाँ रह सकते हैं। वो पूछते हैं कि वो उसके साथ इतना अच्छा क्यों है। नोआ कहता है कि वो गिलबर्ट को तो बचा नहीं पाया, कम से कम उसके मेड को तो रहने की जगह दे ही सकता है। ओलिविया वादा करते हैं कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी उसकी सेवा करने के लिए। नोआ नोटिस करता है कि उसका डार्क मैजिक बढ़ गया है और वो समझ जाता है कि वो सच बोल रही है। इसके बाद नोआ जाने की तैयारी करता है। ये पूछते हैं कि अब वो उसके लिए कारी बुला दे, लेकिन वो कहता है कि वो अकेले जाएगा। जोई समझ जाते हैं कि आज तो वो कुछ करने वाला है। वो कहते हैं कि वो उसका इंतजार करेगी और आशा करते हैं कि वो सुरक्षित लौट आए। नोआ घोड़े पर बैठकर मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जाता है, क्योंकि उसे पता है कि एल्बर्ट के सैनिक वहाँ पर रह रहे हैं। वहाँ 1000 सैनिक एल्बर्ट के सामने खड़े होते हैं और वो समझाने लगता है कि कैसे उनका इस्तेमाल करके सिंहासन पर कब्जा करेगा। वो कहता है कि उनका देश खराब हो रहा है क्योंकि उसके फादर कमजोर हो गए हैं, इसीलिए वो इस साम्राज्य को फिर से खड़ा करना चाहता है। सैनिक उसके बात से सहमत हो जाता है। तभी नोआ आता है और उसे रोकता है। वो कहता है कि उसकी हरकतें देश को खड़ा नहीं बल्कि डुबाएगी। वो कहता है कि उनके फादर एल्बर्ट को जिंदा देखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने लेटर लिखते वक्त अपनी इमोशंस दिखाए और उसके कारनामों को समाज से छुपा कर रखा। एल्बर्ट कहता है कि वो सिर्फ प्रिंस बनकर नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो 35 साल से वैसे ही है। वो कहता है कि वो कुछ भी करेगा राजा बनने के लिए। नोआ जान जाता है कि आज उसको समझा के कोई फायदा नहीं होने वाला, वो हमला करके ही रहेगा। एल्बर्ट अपने सिपाही को आदेश देता है कि वो नोआ को पकड़ ले। सैनिक नोआ पर हमला करता है, लेकिन वो सबके अटैक्स डॉज कर लेता है। वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि वो तो सिर्फ आदेश मान रहे हैं। वो अपने मैजिक आइटम्स इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहते हैं कि वो अपने शक्तियों को उसके असली नाम से बुलाए। नोआ अपने मैजिक आइटम्स के पावर को कंबाइन करता है और ड्रैगन बहामोथ को समन करता है। सैनिक उसे देखकर डर जाता है और ड्रैगन उन पर हमला करने लगता है। नोआ ड्रैगन को रुकने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वो सैनिकों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। सब लोग समझ जाता है कि वो उसका सामना नहीं कर सकते। नोआ अपने भाई एल्बर्ट से कहता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन वो उसे नहीं मारेगा, क्योंकि इससे उनके फादर दुखी होंगे। वो एल्बर्ट को जहर देता है और कहता है कि वो खुद ही उसे ले ले, क्योंकि यही एक तरीका है अपने परिवार और अपने साथियों को बचाने का। वो समझाता है कि अगर वो एल्बर्ट को खत्म करेगा तो सबको सजा दी जाएगी, लेकिन अगर एल्बर्ट खुद जहर ले लेता है तो सब लोग मानेंगे कि उसे अपने हरकतों पर पछतावा हुआ और खुद अपनी जान ले ले। नोआ उसे कहता है कि वो अपना फैसला करे, लेकिन एल्बर्ट सोचता है कि नोआ उसे बेवकूफ बना रहा है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वो नोआ को पकड़ ले। नाइट्स आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो एल्बर्ट को ही धोखा दे देते हैं और कहते हैं कि वो अब उसका साथ नहीं दे सकते। वो उसे याद दिलाते हैं कि लेविएथन का सील खोलने के लिए उसने करीब 120 लोगों की बलि दे दी थी और उनमें से कुछ उनके लिए बहुत जरूरी थे, इसीलिए वो उसके प्रति वफादार नहीं रह सकते। एल्बर्ट कहता है कि वो क्राउन प्रिंस है, लेकिन वो उसे चुप रहने पर मजबूर कर देता है और नोआ से कहते हैं कि एल्बर्ट ने खुद अपनी जान लेने का फैसला किया है। नोआ ओलिविया को जहर देता है, क्योंकि वो जानता है कि वो गिलबर्ट का बदला लेना चाहते हैं। एल्बर्ट ओलिविया से कहता है कि उसे तो उसका एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि उसने उसे अपने पास रखा था, लेकिन नाइट्स उसका मुंह खोल देते हैं और ओलिविया उसे जहर पिला देते हैं। एल्बर्ट गिरते हुए अपने लोगों को कोसता है और उसकी मौत हो जाती है। नाइट्स वादा करते हैं कि वो राजा को बताएंगे एल्बर्ट ने खुद अपनी जान ले, ताकि उसके परिवार और साथियों को सजा न मिले। नोआ कहता है कि उनकी हिम्मत की वजह से ये केस सुलझ गया और कानून के हिसाब से उन्हें इनाम मिलेगा, जबकि एल्बर्ट का बड़ा बेटा उसकी जगह लेगा। नोआ नोटिस करता है कि उसके स्टेट्स काफी बढ़ गए हैं, क्योंकि नाइट्स अब उसके प्रति वफादार हो गए हैं। नोआ समझ जाता है कि वो लोग बेहतरीन सैनिक है, लेकिन एल्बर्ट ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। दूसरी तरफ नॉइज़ेस राजा को इस हादसे के बारे में बताता है और कहता है कि एल्बर्ट ने खुद अपनी जान ली। राजा कहता है कि वो थोड़ा अकेला रहना चाहता है। वो अपने बेटे के लिए दुखी होता है, लेकिन ये भी मानता है कि नोआ ने इस मुसीबत को रोककर बहुत बड़ा काम किया। 3 साल बाद गीगी जोई को बताते हैं कि उन्हें एवेलिन का लेटर मिला है, लेकिन जोई कहते हैं कि वो इसे बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी उनके पास बहुत काम है। बाकी मेट्स नोआ के लिए तोहफे लाते हैं, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है और वो 15 साल का हो गया है। साथ ही हमें पता चलता है कि नोआ अब एल्मीरिया का लॉर्ड बन चुका है। गीगी पूछते हैं कि उसे हर साल ज्यादा तोहफे क्यों मिलते हैं। जोई कहते हैं कि क्योंकि उसने बहुत लोगों की मदद की है, इसीलिए सब उसे पसंद करते हैं। नोआ अपनी तलवार से प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसकी फियांसे ऑड्रे जोई को कहते हैं कि वो उनका ब्रेकफास्ट ले आए। जब वो एक साथ समय बिताते हैं, नोआ कहता है कि जल्दी ही उनकी शादी होने वाली है और ऑड्रे उसकी वाइफ बनने के लिए एक्साइटेड है। नोआ उसे कहता है कि वो थोड़ा सब्र रखे और वैसे भी वो किसी को भी उसे दूर नहीं ले जाने देगा, क्योंकि वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि इंद्र ने राजा से बात की थी, जो अभी तक फैसला नहीं कर पाया कि अगला राजा कौन होगा।
होगा, लेकिन अब वो नोआ को सबसे ज्यादा पसंद करता है क्योंकि वो अपने सभी बच्चों में से सबसे ज्यादा लाजवाब है। सो दोस्तों, इसी के साथ ये एनीमे पर खत्म हो जाते हैं। सीजन 2 अभी तक रिलीज नहीं हुआ तो इसका अगला पार्ट तो अभी नहीं आएगा। जितना कुछ था सब कुछ इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। पर तुम लोगों की फेवरेट एनीमे द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का सीजन 2 मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखना दोस्तों। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड कमेंट्स में बताना कि तुम्हें अगला कौन सा एनीमे देखना है। और अगर तुम्हें ऐसे ही मैजिकल टाइप के एनिमेस देखना पसंद है देन स्क्रीन पे शो हो रहे उन वीडियोस पे क्लिक करो एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में। बाय।